ओके मालिक, गुड आफ्टरनून। होपफुली एवरीबडी इज मतलब एवरीबडी इज डूइंग गुड। ओके, तो सबके पास सारा काम अच्छे से चल रहा होगा मालिक। द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच वी आर पेंडिंग, एक बार मैं वो अपडेट कर लेता हूँ। ओके, एंड विथ रिस्पेक्ट टू द रिवीजन ऑफ दिस पर्टिकुलर कंप्लीट चैप्टर, मैं थोड़ा सा लास्ट में करता हूँ। ओके, तो व्हाट वी हैव डन ऑलरेडी इन द प्रीवियस लेक्चर वाज वी हैव कंप्लीटेड द जॉइंट ऑडिट आल्सो नाउ। ओके, तो जॉइंट ऑडिट भी खत्म हो गया। अभी अपन पेंडिंग है कॉस्ट ऑडिट एंड नॉन कंप्लायंस है। तो सबसे पहले कॉस्ट ऑडिट के पोर्शन को खत्म करते हैं, नॉन कंप्लायंस खत्म करते हैं, और यही वीडियो के कंटिन्यूएशन में आई विल बी कंप्लीटिंग द चैप्टर 14 जो बैलेंस स्टैंडर्ड है। ओके, तो यही वीडियो के कंटिन्यूएशन में, और उसके बाद जितना कुछ बचेगा वो एक नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग पॉइंट में अपन कवर करेंगे। तो सबसे पहले कॉस्ट ऑडिट के बारे में बता दूं। ओके, तो सबसे पहले अपन कॉस्ट ऑडिट का देख लेते हैं मालिक। कॉस्ट ऑडिट के सिनेरियो में हाउ मच थिंग्स वी नीड टू कवर। ओके, वैसे कॉस्ट ऑडिट का सिनेरियो, कॉस्ट ऑडिट का चार्ट अपन देख लेते हैं मालिक। कॉस्ट ऑडिट, व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट कॉस्ट ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट के सीन में फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम लोग कवर करेंगे दैट विल बी एप्लीकेबिलिटी। अब यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। यहां पर अपने पास 3 रूल है, रूल 3, रूल 4, रूल 5। ओके, यहां पर 3 रूल में अपने को एप्लीकेबिलिटी कवर है। अब ये एप्लीकेबिलिटी किसकी है सर? एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट ऑडिट की है, लेकिन एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट ऑडिट इज डिपेंडेंट ऑन एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स। तो यहां पर टोटल 3 कॉन्सेप्ट कवर होंगे। ओके, वो अपन देखेंगे फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर थिंग्स। तो पहला पोर्शन हो गया आपका एप्लीकेबिलिटी। ओके, एप्लीकेबल किसको किसको एप्लीकेबल है? इट इज नॉट एप्लीकेबल टू एवरीवन। ओके, दूसरा सिनेरियो जनरल पोर्शन ऑफ कॉस्ट ऑडिट, जनरल पोर्शन ऑफ कॉस्ट ऑडिट। ओके, ये पोर्शन जो है मतलब हु कैन बी द कॉस्ट ऑडिटर, हु कैन अपॉइंट द कॉस्ट ऑडिटर। ओके, रिमूवल कैसे होगा, कैजुअल वैकेंसी क्या होगा, वो किसको रिपोर्ट करेंगे, उनको कौन से फॉर्म भरने हैं, ये सारी चीजें जनरल पोर्शन में अपन कवर करेंगे। बहुत छोटा पोर्शन है, मैं इसका एक चार्ट बना दूंगा, वो चार्ट आप अच्छे से देख लेना, वो चार्ट के थ्रू आपका फोकस पूरा हो जाएगा। तो द चार्ट थिंग विल कवर अप्रोक्सीमेटली कंप्लीट सिनेरियो ऑफ जनरल पोर्शन। ओके, ये जनरल होने के बाद और एक पोर्शन आएगा आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट ऑडिट। यानी आपको और एक सिनेरियो दिया है कि कॉस्ट ऑडिट इन केसेस में नॉन एप्लीकेबल है, यानी एप्लीकेबल नहीं है, यानी इन कंपनीज में कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबिलिटी नहीं रहेगी। ओके, नॉन एप्लीकेबिलिटी की बात करेंगे। एंड लास्ट पॉइंट है, ओके, अगर ये कोई सेक्शंस को कंप्लाई नहीं करता है तो पेनल प्रोविजन क्या है? व्हाट इज द पेनल प्रोविजन फॉर दिस पर्टिकुलर कॉस्ट ऑडिट कॉन्सेप्ट? कॉस्ट ऑडिट करना है या नहीं करना है, इट इज बेस्ड ऑन सीजी, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने मतलब कंपनी एक्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरा पावर दिया हुआ है। वही पावर का यूज करके सेक्शन 148 के अंदर ये डिफाइन किया है कि भाई ऑडिट कंडक्ट किया जाएगा, कॉस्ट ऑडिट कंडक्ट किया जाएगा। ओके, एंड ये सारी चीजें ओके मतलब कॉस्ट ऑडिट कंडक्ट करना, ओके, ये सेक्शन 148 में कवर है, कंपनीज एक्ट के। लेकिन ये सारा पावर मतलब कौन सी कंपनी को कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल होगा, कौन सी कंपनी को नहीं होगा, कौन सा क्या 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 सिनेरियो रहेगा, ये सारे रूल्स में डिफाइन किया जाता है। और वो रूल्स ड्राफ्ट करने की पावर ओके सीजी के पास दिए हुए है। मेरे ख्याल से आपको ऑल टुगेदर पता होगा, कंपनी ऑडिट कंपनी एक्ट इज जैसे ही डिफाइन किया जाता है उसके अंदर कुछ पावर सीजी को दिया जाता है। वो सीजी को जो पावर दिया जाता है वो रूल्स में कवर होते हैं। तो अगर आपको कंपनी रूल्स पढ़ने पड़ रहे हैं, यानी इसका मतलब वो सीजी ने डिफाइन किया, सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी जो पावर में मतलब जिसका पावर पूरी कंट्री में चल रहा है, यानी इन शॉर्ट अपने भाई मोदी जी ने वो रूल्स बनाए हुए हैं। ओके, और जब अपन कंपनीज एक्ट बताते हैं, इट इज नॉट ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट, इट इज बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। उनके अप्रूवल्स, उनका बहुत बड़ा प्रोसीजर है, वो आप लॉ पढ़ोगे तो उसके अंदर आपको आइडिया आया होगा। लेकिन टू द एक्सटेंट मैं आपको ये बता रहा हूं, तो इसके अंदर बहुत सारे रूल्स डिफाइन किए हुए हैं। तो कॉस्ट ऑडिट कौन से सेक्शन में कवर किया जा रहा है मालिक? 148। इंटरनल ऑडिट अगर आपको याद था वो 138 था, तो इंटरनल ऑडिट 138 था, कॉस्ट ऑडिट 148 है। तो 148 के अंदर कॉस्ट ऑडिट का सिनेरियो रहेगा, और कॉस्ट ऑडिट कैसे करना है, क्या करना है, ये अपन डिस्कशन कर रहे हैं। तो अपने पास ये कॉन्सेप्ट रहेगा। पेनल प्रोविजन मतलब अगर आपने ये कंप्लायंस सेक्शन के नहीं किए तो क्या क्या पेनल्टी होगी, उसका डिस्कशन आएगा मालिक। तो सबसे पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं कॉस्ट ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी। एप्लीकेबल किसको किसको है? तो सबसे पहले ओके, इसको थोड़ा सा बड़े फॉर्मेट में डालते हैं अपन। एप्लीकेबिलिटी में अपने पास टोटल 3 रूल है। ओके, 3 रूल अपन पढ़ेंगे। ओके, धीरे धीरे करके जाते हैं, घाई मत करिए मालिक। रूल 3 है, रूल 5 है और रूल 4 है। ओके सर, आपने थोड़ा सा नंबरिंग आपने पढ़ा नहीं सर बरोबर, आपने बचपन में मैथ्स नहीं पढ़ा था मालिक।
ओके पढ़ा था और आज भी वो मैथ्स अपने दिमाग में बैठा हुआ है। 1 2 3 4 5 आता है सर। ओके 1 2 3 4 3 4 5 आता है सर, आपने 3 5 4 लिखा हुआ है, ये क्या मजाक चल रहा है सर? ओके ऐसा होता है। ओके एंड इवन राइट नाउ आई एम आल्सो टीचिंग दिस नंबर्स टू माय न्यू बॉर्न बेबी आदित्य। मतलब ऐसे उसको कोई झेपता नहीं है नंबर, पर ऐसे ही 1 2 ऐसे ही टाइम पास चलते रहता, तो नंबर्स मालूम है, लेकिन आपको पढ़ना इस तरह से, आपके मॉड्यूल ने भी कॉन्सेप्ट इस तरह से बताया हुआ है और अपन भी इसी तरह से पढ़ रहे हैं। ओके तो सबसे पहले अपन ये देखेंगे एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट ऑडिट एंड कॉस्ट रिकॉर्ड्स, ये कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। ये होने के बाद मैं जनरल पे नहीं जाऊंगा, मैं पहले नॉन एप्लीकेबिलिटी पे जाऊंगा। सबसे पहले अपन पोर्शन एप्लीकेबिलिटी और नॉन एप्लीकेबिलिटी कर लेते हैं, ये दोनों कॉन्सेप्ट समझते हैं, इसमें अच्छे से टाइम डालिए। ये अगर समझ गया तो ये मतलब लॉजिकली अपने इसमें बहुत सारी चीजें झेप जाएगी, और वन दिस इज डन उसके बाद जनरल तो एकदम बहुत आराम से बैठ जाएगा। अरे इसका अपॉइंटमेंट कैसे होगा, क्या नहीं होगा, ये कॉन्सेप्ट अपने इसमें कवर हो जाता है मालिक। तो ये सारी चीजें उस कॉन्सेप्ट में कवर होगी मालिक। तो राइट नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट ऑडिट जो अपन कर रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट अपन किस हिसाब से कर रहे हैं वो देख रहे हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे रूल 3 का। नाउ प्लीज डू लिसन केयरफुली। रूल 3 डिफाइंस फॉर व्हाट? रूल 3 इज फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स, यानी कौन सी कंपनी है जिनको ये कॉस्ट रिकॉर्ड्स एप्लीकेबल है, यानी किनको मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स करना है, किसको कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है। उसके पहले मैं आपको समझा दूं। ओके एक छोटा सा पॉइंट, व्हेन आई से कॉस्ट ऑडिट में वैसे कवर क्या किया जाता है, मतलब सर अपन ने अभी स्टैट्यूटरी ऑडिट पढ़ा, फाइनेंशियल ऑडिट पढ़ा, उसके अंदर अपन ने क्या देखा था, इफ यू रिमेंबर वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट इन फाइनेंशियल ऑडिट्स और स्टैट्यूटरी ऑडिट वी आल्सो एंश्योर व्हाट इज आवर ऑब्जेक्टिव, आवर ऑब्जेक्टिव इज टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस टू एंश्योर दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ऐसा कॉस्ट ऑडिट में नहीं है। यहां पर यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस टू एंश्योर दैट कॉस्ट रिकॉर्ड्स आर फ्री फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ये फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ऐसा कहीं पर भी नहीं है मालिक, ये गलत कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो सर कॉस्ट ऑडिट में करते क्या है, यहां पर अपन देखते हैं ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। जो आपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बताया है या कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बताया है, क्या वो ट्रू एंड फेयर व्यू है? क्या आपने वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जब कैलकुलेट किया था, क्या वो सही तरह से कैलकुलेट किया है कि नहीं? दिस इज व्हाट ए कॉन्सेप्ट कवर्ड इन कॉस्ट ऑडिट। तो मालिक अपने दिमाग में डालिए, जब भी अपन फाइनेंशियल ऑडिट करते हैं तो हम लोग क्या चेक करते हैं, वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। इन कॉस्ट ऑडिट हम लोग क्या कवर करते हैं, वेदर द कॉस्ट रिकॉर्ड्स मत बोलना, वो कॉस्ट रिकॉर्ड्स के ऊपर अपना डिस्कशन नहीं होगा, वेदर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज ट्रू एंड फेयर। यानी यहां पर अपना ऑडिट का मेन टारगेट क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन कॉस्ट रिकॉर्ड्स। ओके लेकिन कॉस्ट रिकॉर्ड्स के हिसाब से ही तो अपने को समझेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है। इसीलिए यहां पर अपने को स्टार्टिंग में यह समझना पड़ेगा कॉस्ट रिकॉर्ड्स किसको किसको मेंटेन करना पड़ता है, विच आर द कंपनीज विच नीड टू बी मेंटेन, हु नीड टू मेंटेन द कॉस्ट रिकॉर्ड्स। वापस मैं समझा रहा हूं, इन कॉस्ट ऑडिट वी डोंट चेक कॉस्ट रिकॉर्ड्स, वी डोंट से दैट कॉस्ट रिकॉर्ड्स आर ट्रू एंड फेयर, प्लीज डू अंडरस्टैंड। तो व्हाट वी से इन कॉस्ट ऑडिट मालिक, इन कॉस्ट ऑडिट वी से वेदर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज ट्रू और फेयर, वेदर द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज ट्रू एंड फेयर। तो कॉस्ट ऑडिट में हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे बात करेंगे, लेकिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मालूम कैसे पड़ेगा, वो कॉस्ट रिकॉर्ड से मालूम पड़ेगा। तो हम लोग कॉस्ट रिकॉर्ड्स को हम लोग कहीं पर भी नहीं बोल रहे हैं, कॉस्ट रिकॉर्ड्स को हम लोग कहीं पर भी नहीं बोल रहे कि भाई ये सही है या गलत है, लेकिन हम लोग ये बोल रहे हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के लिए कॉस्ट रिकॉर्ड चेक करने जरूरी है मालिक। तो मालिक यहां पर अपन ने जो पॉइंट खत्म किया, तो अभी अपन रूल 3 में ये पढ़ रहे हैं कौन सी कंपनीज को कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना पड़ेगा। ओके एंड वापस दिस इज रूल 3। तो अगर जैसे ही मालूम पड़ रहा है रूल है तो सेक्शन नहीं है, यानी ये रूल किसने ड्राफ्ट किए होंगे, सीजी ने। तो रूल 3 जो सीजी ने ड्राफ्ट किया है, सीजी के हिसाब से जो भी कंपनी है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में है और जिनका ओवरऑल टर्नओवर, मैं बोल रहा हूं ओवरऑल टर्नओवर इज मोर देन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ओवरऑल टर्नओवर, वापस बोल रहा हूं ओवरऑल टर्नओवर फ्रॉम ऑल इट्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ओवरऑल टर्नओवर फ्रॉम ऑल इट्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, इफ दिस एक्सीड 35 करोड़ और मोर, यानी 35 करोड़ या उससे ज्यादा है,
overall turnover of all products and services is exceeding greater than equal to or greater than 35 crore or more in कौन से ईयर में? immediately preceding financial year, यानी पिछले साल के इसमें in immediately preceding financial year, okay, यानी पिछले साल के फाइनेंशियल ईयर में आपका ओवरऑल टर्नओवर फ्रॉम दिस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इज ग्रेटर देन 35 करोड़, ओके, यू नीड टू हैव कॉस्ट रिकॉर्ड्स इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आपको कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे, यार ये पेन क्यों नहीं लिख रहा है? कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कॉस्ट रिकॉर्ड्स जुड़ जाएगा। दिस इज व्हाट रूल 3 सेज। तो रूल 3 क्या बोलता है? ओके, कॉस्ट रिकॉर्ड्स आर एप्लीकेबल टू दोज कंपनी जिनका overall turnover of from products and services is greater than more than 35 करोड़ से ज्यादा है, ओके, उनको ये कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे। ओके, और एक छोटे कॉन्सेप्ट में मैं समझा देता हूं, ओके, जिसका अपने पास जिक्र नहीं किया हुआ है, लेकिन एक लाइन में उनको बस आपको समझना होगा, क्योंकि ये इतना ही नहीं है, ओके, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं आपको बता दूं, यहां पर इन लोग ने ये भी बताया है कि ये जो रूल है, ये रूल डिवाइड किया है 2 सेक्टर्स में। कौन से सेक्टर्स में? एक है रेगुलेटेड सेक्टर्स और एक है नॉन रेगुलेटेड सेक्टर्स मालिक। एक है रेगुलेटेड सेक्टर्स और एक है नॉन रेगुलेटेड सेक्टर्स मालिक। एक है रेगुलेटेड सेक्टर्स, एक है नॉन रेगुलेटेड सेक्टर्स। अब सर ये रेगुलेटेड सेक्टर्स और नॉन रेगुलेटेड सेक्टर्स क्या होते हैं? ओके, देखो, ये सीजी ने डिफाइन किया हुआ कि ये कंपनी, ये क्लास ऑफ कंपनी रेगुलेटेड होगी, ये क्लास ऑफ कंपनी नॉन रेगुलेटेड होगी। क्या सर हमें ये रेगुलेटेड नॉन रेगुलेटेड याद रखना है? आंसर इज नो। आपके सिलेबस में कवर ही नहीं है। रेगुलेटेड सेक्टर्स कौन से हैं, नॉन रेगुलेटेड सेक्टर्स कौन से हैं, ये सिलेबस में कवर नहीं है। लेकिन थोड़ी सी क्लैरिटी के लिए मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ी सी क्लैरिटी के लिए मैं आपको समझा रहा हूं। प्लीज डू अंडरस्टैंड ये पॉइंट को, क्योंकि इसकी वजह से मेरे को कॉस्ट ऑडिट का आंसर इंपैक्ट होगा, इसीलिए मुझे ये समझाना जरूरी है। ओके, तो रेगुलेटेड सेक्टर एग्जांपल आपको अगर याद भी रखना है तो आंसर बहुत लॉजिकली इजी है, क्योंकि रेगुलेटेड सेक्टर सिर्फ 6 है और इसके अलावा जो भी है वो नॉन रेगुलेटेड सेक्टर्स है। ओके, तो एग्जांपल में बता रहा हूं, टेलीकॉम इंडस्ट्री रेगुलेटेड सेक्टर्स में जाता है, टेलीकॉम इंडस्ट्री रेगुलेटेड सेक्टर में जाता है। सर पावर इंडस्ट्री रेगुलेटेड सेक्टर में जाता है, पावर जब मैं बोल रहा हूं इलेक्ट्रिसिटी। सर पेट्रोल इंडस्ट्री रेगुलेटेड सेक्टर में जाता है। ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल, ये ड्रग्स मतलब चरस गांजा नहीं रहे, ओके, वो तो अपन बिजनेस कर ही नहीं सकते भाई। ओके, तो ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल, ये फार्मास्यूटिकल के, नहीं तो मां कसम तो ड्रग्स एंड ये पॉइंट भाई भाई अवॉइड, इससे दूर रहिए। अभी तो रीवा चक्रवर्ती के केस में भी मालूम पड़ रहा है भाई, ये चीज अपने लाइफ में नहीं बनी है, ये चीज के लिए लाइफ नहीं बनी है भाई। ओके, ये चीज में पॉइंट मत करना भाई। ओके, तो ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल, इनके लिए रेगुलेटेड सेक्टर है। फर्टिलाइजर ये रेगुलेटेड सेक्टर्स में आता है। सर मोस्ट इंपॉर्टेंट, शुगर एंड इंडस्ट्रियल अल्कोहल, ये रेगुलेटेड सेक्टर में आता है। ये आपके जो मैंने ग्रीन में लिखा है, ये आपके टेक्स्ट बुक में या मॉड्यूल में नहीं दिया गया है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। और ये मुझे समझाना क्यों है? क्योंकि मेरे को आगे कॉस्ट ऑडिट का कॉन्सेप्ट समझाना पड़ेगा, तब मेरे को ये पॉइंट आपको एक्सप्लेनेशन बरोबर आएगा मालिक। तो सबसे पहला पॉइंट आप ये दिमाग में रखिए, 6 रेगुलेटेड सेक्टर है, इसके अलावा सारी चीजें नॉन रेगुलेटेड सेक्टर है। सर एग्जांपल ऑफ नॉन रेगुलेटेड सेक्टर्स, मशीन मैन्युफैक्चरिंग, अगर कोई कंपनी है जो मशीन्स मैन्युफैक्चर करती है, टैंक्स मैन्युफैक्चर करती है, ओके, फाइटिंग जेट मतलब टर्बो जेट्स यानी प्लेन एंड अदर थिंग्स जो मैन्युफैक्चर करती है, टर्बो जेट्स हो सकते हैं। ओके, आर्म्स एंड एम्युनिशंस, ओके, जो भी बंदूक मैन्युफैक्चरिंग करती है। आयरन एंड स्टील वाली इंडस्ट्रीज जो होती है, मिनरल्स वाली जो इंडस्ट्री होती है, ओके, मिनरल्स, ऑयल एंड गैस वाली जो इंडस्ट्री है, ये सब नॉन रेगुलेटेड है। ऑयल एंड गैस नॉन रेगुलेटेड में एक्सेट्रा बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, और नॉन रेगुलेटेड को अपन याद भी नहीं रख सकते। हाँ, तो फिर अपने को कैसे मालूम पड़ेगा? जो ऑल टुगेदर है, 6 नाम याद रख लो, ये 6 नाम जो याद रहे ये रेगुलेटेड है, इसके अलावा जो भी नाम है वो नॉन रेगुलेटेड है। बात खत्म। मैं वापस बोल रहा हूं, क्या सर याद रखना है? देखो, आपके रेफरेंस के लिए मेरे हिसाब से ये 6 नाम पहले वाले याद रख लो, भले ही मॉड्यूल में नहीं है, लेकिन आपको क्लैरिटी रहनी चाहिए, इसीलिए 6 नाम याद रख लो भाई। रेगुलेटेड में क्या क्या है? तो रेगुलेटेड में क्या क्या है मालिक? टेलीकॉम आता है, पावर आता है, पेट्रोल आता है, और उसके साथ में भाई ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल आता है, फर्टिलाइजर आता है, शुगर एंड इंडस्ट्रियल अल्कोहल आता है। तो अगर आप देखोगे तो पहला पॉइंट टेलीकॉम, पावर, पेट्रोल, टेलीकॉम, पावर, पेट्रोल, अगर ये तुमको तीनों समझ में आ रहा है तो रिलायंस आ जाता है दिमाग में। टेलीकॉम में भी रिलायंस है, पावर का रिलायंस, अभी वैसे रिलायंस
की लग गई हो पावर वाले इलेक्ट्रिसिटी में, ओके, बट है रिलायंस का कॉन्सेप्ट था, रिलायंस है, ओके, पेट्रोल में रिलायंस है। ड्रग्स एंड ओके फार्मास्यूटिकल, फार्मा कंपनी है, अलग से कंपनी है। पांचवा पॉइंट फर्टिलाइजर्स, तो ड्रग्स एंड फर्टिलाइजर्स ये कॉन्सेप्ट अपने इसमें दिमाग में बैठ जाता है। एंड लास्ट पॉइंट शुगर इंडस्ट्रीज एंड इंडस्ट्रियल अल्कोहल। तो पहले 3 रिलायंस भाई साहब है, और उसके बाद आगे वाले भाई 2 दवाई वही के कॉन्सेप्ट आ गए, और लास्ट शुगर वाला पॉइंट आ गया एंड इंडस्ट्रियल अल्कोहल। ये जस्ट आपको याद रख लिया सर, 6 पॉइंट याद रख लिया ना तो ठीक है, भला हो जाएगा। अपने नोट्स में नहीं लिखा, ये आपको नोट करना रहेगा, ओके, तो ये नोट करना रहेगा आपको, ये तो नोट कर लेना, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं। तो रूल 3 क्या बोलता है, अभी वापस आता हूं रूल 3 में। रूल 3 ने बोला है कि अगर आपके कॉस्ट, आपके कंपनी का ओवरऑल टर्नओवर ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, हो सकता है आपके इसमें प्रोडक्ट रेगुलेटेड हो या हो सकता है आपके प्रोडक्ट नॉन रेगुलेटेड हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका प्रोडक्ट रेगुलेटेड है नॉन रेगुलेटेड, लेकिन ये डिवीजन किया हुआ है क्योंकि कॉस्ट ऑडिट में पॉइंट आएगा। ये कॉस्ट ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी के लिए ये चीज चेंज होगी, तो आप समझिए मालिक, ओके। तो अगर आपका प्रोडक्ट रेगुलेटेड है या नॉन रेगुलेटेड है, इस पॉइंट पे अपन वो अपने डिस्कशन में नहीं है, लेकिन रेगुलेटेड नॉन रेगुलेटेड है, अगर आपका 35 करोड़ के ऊपर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, अगर इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अगर 35 करोड़ के ऊपर आया, तो इस साल में आपको कॉस्ट ऑडिट करवाना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन, कॉस्ट ऑडिट, सॉरी, जय 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 माता जी, जय माता जी, बाबूजी, अरे भाई भूल गया, वापस साला आत्मा किधर चली गई, ओके। तो आपको 35 करोड़ के ऊपर है तो आपको कॉस्ट रिकॉर्ड्स रखने पड़ेंगे, ये पॉइंट ध्यान में रखना। एवरीबॉडी क्लियर? ये हो गया तेरा रूल 3 का कॉन्सेप्ट। अब ये रूल 3 के साथ में मैं रूल 5 पहले बता देता हूं। तो सर रूल 3 के साथ में रूल 5 क्या बोलता है? रूल 5 बोलता है तू ये जो कॉस्ट रिकॉर्ड रखेगा उसके अंदर क्या रखेगा। मैं समझ गया, कॉस्ट रिकॉर्ड रखना है, ऐसी कंपनी को रखना है जिनका टर्नओवर 35 करोड़ के ऊपर है, उनको कॉस्ट रिकॉर्ड रखना है। लेकिन उस कॉस्ट रिकॉर्ड में क्या रखना है? तो रूल 5 बोलता है तुम्हें कॉस्ट रिकॉर्ड में क्या रखना है, वो CRA1 फॉर्म नंबर याद रखिए, बिकॉज एमसीक्यू के लिए हो सकता है, और ये छोटा सा चैप्टर है, तो CRA1 2 3 4 ये जो 4 CRA है, CRA कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट, ऐसा कॉन्सेप्ट है, कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट फॉर्म 1। ओके, अगर आपको मालूम है इन ऑडिट ऑल्सो, इन कंपनी ऑडिट, कंपनी एक्ट में ना सारे फॉर्म्स में भरना पड़ता है, तो इसमें भी रूल्स में फॉर्म CRA1 में आपको कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे, जिसमें क्या क्या होगा, ओके, यूनिट कॉस्ट कैलकुलेशन होगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स होगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट मार्जिन आपको बनाना पड़ेगा, फॉर ईच प्रोडक्ट, हर प्रोडक्ट के लिए प्रॉफिट मार्जिन बनाना पड़ेगा। प्रॉफिट मार्जिन ओके ऑन मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली एंड एनुअल बेसिस, ओके, यानी आपको मंथली भी बनाना पड़ेगा, क्वार्टरली भी बनाना पड़ेगा, हाफ ईयरली भी बनाना पड़ेगा, एनुअल बेसिस पे बनाना पड़ेगा, ओके, फॉर ईच फाइनेंशियल ईयर ऑन, ओके, मंथली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली और एनुअल बेसिस। यानी ये चारों बनाने, मतलब 4 में से एक ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप मंथली बना रहे हो तो मंथली बनाइए, हाफ ईयरली बना रहे हो तो हाफ ईयरली बनाइए, क्वार्टरली बना रहे हो तो क्वार्टरली बनाइए, एनुअली बनाइए तो एनुअली बनाइए, बट फाइनेंशियल ईयर के लिए बनाना पड़ेगा। ओके, तो सर ऐसा हो सकता है मैं पूरे बुक्स एक फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से बनाऊं, बनाइए। ओके, मंथली बना सकते हैं, बनाइए, आपके विषय, इट इज और एंड नहीं है ये। तो भाई रूल 5 क्या बोलता है, जिस रूल 3 में जो जो कंपनी आती है उनको कॉस्ट रिकॉर्ड जो मेंटेन करने होंगे वो CRA1 फॉर्म के हिसाब से जो जो लिस्ट होगी उसमें मेंटेन करने पड़ेंगे, जिसके अंदर कुछ नाम अपने मॉड्यूल ने दिए हैं। ओके, जैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया, यूनिट कॉस्ट आ गया, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया, प्रॉफिट मार्जिन आ गया, ये मेंटेन करना पड़ेगा वो फाइनेंशियल ईयर के लिए, जिस फाइनेंशियल ईयर में रिकॉर्ड्स एप्लीकेबल है वो फाइनेंशियल ईयर के लिए मेंटेन करना पड़ेगा। और उसके अंदर जो आपके कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाएंगे वो आप मंथली रखो, ओके, क्वार्टरली रखो, हाफ ईयरली रखो या ईयरली रखो, ये आपका कॉस्ट है, ये आपका कॉन्सेप्ट है। यहां पर हम कंपल्शन नहीं डालते कि आपको मंथली रखना है, और कॉन्सेप्ट है। ओके, तो मैंने वो शायद एंड बोला, पर वो मतलब इन चारों में से एक सिलेक्ट करिए आप, बस दैट्स इट। हो सकता है आप मंथली रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, नो इशू, बात खत्म, दैट्स इट। ये कॉन्सेप्ट आपके लिए आ जाता है, दैट्स इट। ये हो गया तेरा रूल 5, रूल 5 खत्म हो गया। ओके, अब आते हैं अपने रूल 4 में। अब आया अपना मेन तगड़ेबाज जो अपने लिए बहुत तोड़ एप्लीकेबल है, अपने लिए एप्लीकेबल मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने सिलेबस में। अब आता है रूल 4। रूल 4 बोलता है कॉस्ट ऑडिट के बारे में। कॉस्ट ऑडिट किसको किसको एप्लीकेबल है? अब आते हैं अपने मेन क्वेश्चन में, कॉस्ट ऑडिट किसको किसको एप्लीकेबल है? तो कॉस्ट ऑडिट इज एप्लीकेबल टू हुम, ये क्वेश्चन अपना सिनेरियो रहेगा। व्हेन आई डिस्कस अबाउट रूल 4, कॉस्ट ऑडिट इज एप्लीकेबल टू हुम। तो कॉस्ट ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी दे हैव गिवन टू क्लास ऑफ कंपनी बेस्ड ऑन रेगुलेटेड एंड नॉन रेगुलेटेड सेक्टर्स, बेस्ड ऑन रेगुलेटेड एंड नॉन रेगुलेटेड सेक्टर्स। ओके, ये कॉन्सेप्ट में आप समझना शुरू करो, बेस्ड ऑन
रेगुलेटेड एंड नॉन रेगुलेटेड सेक्टर्स। तो सबसे पहले मैं रेगुलेटेड सेक्टर्स की बात करता हूं, उसमें भी एप्लीकेबिलिटी कैसे प्लीज समझ लीजिए, बिकॉज ये अगर ऐसा आया है तो ये थियोरेटिकल आंसर तो लिखना ही पड़ेगा और साथ में इसका एप्लीकेबल या नॉन एप्लीकेबिलिटी लिखना पड़ेगा। नॉन रेगुलेटेड सेक्टर्स, ओके। अब कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल टू रेगुलेटेड सेक्टर कैसे होगा, कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल टू रेगुलेटेड सेक्टर्स कैसे होगा, ये आप समझना करो, प्लीज अंडरस्टैंड, ओके। एक बार ये पहले खत्म कर लो, उसके बाद मैं नॉन एप्लीकेबिलिटी बता देता हूं। ये खत्म होने के बाद एक साथ में ये कॉपी कर लेना, 2 चार्ट में पूरा चैप्टर खत्म हो, ये पोर्शन पूरा खत्म हो जाएगा सिर्फ 2 चार्ट में। 2 चार्ट मतलब ये जो मैं अभी जैसे बना रहा हूं ये ऐसे बन जाएगा, ये 2 चार्ट में पूरा ये स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा, पूरा कॉस्ट ऑडिट खत्म हो जाएगा। बस ये पॉइंट है कि थोड़ा सा बनाने में टाइम जाता है, तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, ओके। रेगुलेटेड सेक्टर में कैसे बोला गया है, ओके, ये सेक्टर को अपने कॉस्ट रिकॉर्ड को ऑडिट करना पड़ेगा अगर 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 2 कंडीशन, अगर 2 कंडीशन, इनका ओवरऑल टर्नओवर फ्रॉम ऑल इट्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इज ग्रेटर देन 50 करोड़। पिछले साल का ओवरऑल टर्नओवर फ्रॉम ऑल इट्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ओके, इज ग्रेटर देन 50 करोड़। एंड बोल रहा हूं, एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एंड यार पेन खराब नहीं होना चाहिए, अभी मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। एंड द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, द एग्रीगेट टर्नओवर फ्रॉम इंडिविजुअल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, द एग्रीगेट टर्नओवर फ्रॉम इंडिविजुअल प्रोडक्ट, मेरी टर्मिनोलॉजी देखिए बरोबर है, इंडिविजुअल प्रोडक्ट और सर्विस, इंडिविजुअल प्रोडक्ट और क्या लिख नहीं रहा है यार, प्रोडक्ट और सर्विसेज, इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, प्रोडक्ट और सर्विसेज, एग्रीगेट टर्नओवर फ्रॉम इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इज मोर देन, ओके, 25 करोड़, ग्रेटर देन 25 करोड़, जिनके लिए कॉस्ट रिकॉर्ड्स रखने जरूरी है, जिनके लिए कॉस्ट रिकॉर्ड्स नीड टू बी मेंटेन्ड अंडर रूल 3, जिनके लिए एग्रीगेट, ओके, द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टर्नओवर फ्रॉम products and services whose cost records need to be maintained, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा, cost records need to be maintained under rule 3 is greater than equal to 25 करोड़, 25 करोड़, ओके। इसको पहले अच्छे से समझ लीजिए। अब देखिए ये पूरा लिंक करिए, क्योंकि इसमें थोड़ी सी कमी रहेगी, क्योंकि सिलेबस में अपने पास उतना पॉइंट नहीं है और ये रूल्स बहुत डिटेल्ड में कवर है। चाहिए तो आप ICAW के वो अगर आपको डिटेल पढ़ना रहा तो उसमें आप देख सकते हो, ओके। देखिए क्या बोलता है ये, कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल कब होगा, रूल 4 क्या बोलता है, रूल 4 बोलता है क्या आपका रेगुलेटेड सेक्टर है, आपका आंसर आएगा यस। तो अब मेरा क्वेश्चन है, क्या आपका एग्रीगेट टर्नओवर पिछले साल का, इस साल में अपने को देखना है ऑडिट है कि नहीं एप्लीकेबल, पिछले साल का क्या 50 करोड़ के ऊपर गया है, आपका आंसर है यस। अब अपना लग समझ होगा, क्या आपके एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, जिनके लिए रूल 3 में अपने को कॉस्ट रिकॉर्ड रखना है, क्या उनका टर्नओवर 25 करोड़ के ऊपर गया है, आंसर इज यस, ओके। अगर ये गया है तो पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में, तब जाके आपको कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल होगा। प्लीज अंडरस्टैंड, क्या समझने की कोशिश करो, ओके। अभी आपके दिमाग में आएगा सर, ओके, कॉस्ट रिकॉर्ड तो एप्लीकेबल है व्हेन ओवरऑल टर्नओवर इज ग्रेटर देन 35 करोड़, ओके, तो कॉस्ट रिकॉर्ड एप्लीकेबल रहेगा, तो नीड टू मेंटेन कॉस्ट रिकॉर्ड्स फॉर ओवरऑल टर्नओवर। देखिए जब रूल 3 समझाया जाता है तो रूल 3 का कॉन्सेप्ट रेगुलेटेड और नॉन रेगुलेटेड में डिवाइड किया जाता है, और वो लोग जब एग्रीगेट 35 करोड़ बोला हुआ है उनका ओवरऑल टर्नओवर, उनको ये देखना है वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, और वो कॉस्ट रिकॉर्ड जो मेंटेन किया जाएगा उन्होंने वो डिफरेंशिएट किया हुआ है, वो डिफरेंशिएट किस बेसिस पे किया हुआ है, ओके, बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट्स। आपके सर्टेन प्रोडक्ट्स है जिनके लिए कॉस्ट रिकॉर्ड्स लगेगा और सर्टेन प्रोडक्ट्स है जिनके कॉस्ट रिकॉर्ड्स नहीं लगेंगे। यानी आपका एज ए कंपनी होल 35 करोड़ के ऊपर गया तो यू आर डिवाइडेड इनटू सर्टेन स्ट्रक्चर, जैसे रेगुलेटेड एंड नॉन रेगुलेटेड मैंने डिवाइड किया है। तो आपके रेगुलेटेड सेक्टर्स है तो उनके इसमें कुछ सर्विसेज है जिसके अंदर आपको कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होंगे, बाकी सबके लिए कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, ओके। एग्जांपल, आपकी कंपनी, एग्जांपल लेते हैं, रिलायंस जैसे कंपनी है जो रेगुलेटेड सेक्टर में भी डील करती होगी, नॉन रेगुलेटेड सेक्टर में भी डील करती होगी,
अब यहां पर तो रेगुलेटेड नॉन रेगुलेटेड सेक्टर्स है, तो कॉस्ट रिकॉर्ड्स 35 करोड़ तो वैसे ही जाने वाला है। तो इस केस में कॉस्ट रिकॉर्ड्स जो मेंटेन करना होगा, दे विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू मेंटेन कॉस्ट रिकॉर्ड्स फॉर ऑल सेक्टर्स, दे आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन कॉस्ट रिकॉर्ड फॉर ओनली सर्टेन सेक्टर्स, नॉट फॉर ऑल सेक्टर्स। तो ऐसा है कि एक कंपनी विल नॉट मेंटेन कॉस्ट रिकॉर्ड फॉर ऑल, it will be dependent on certain factors, certain sectors which are not there in syllabus। and मैं बता रहा हूं ये क्यों नहीं है सिलेबस में, ये पहले था सिलेबस में, अभी क्यों नहीं है, और ये इतना छोटा पोर्शन क्यों रह गया। रीजन सिंपल है, मैंने आपको ये ऑल टुगेदर पिछले लेक्चर में मैंने बताया, एज ए ऑडिटर, एज ए सीए राइट नाउ, ओके, यहां पर अपना बहुत ज्यादा रोल नहीं बचा है। ये सारा ऑडिट कौन करने वाला है, कॉस्ट अकाउंटेंट। इसीलिए आपको खाली ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग दी जाती है कॉस्ट अकाउंटेंट के रोल की। यानी एग्जांपल, इसमें जो क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर है वो कॉस्ट अकाउंटेंट है, इसीलिए आपको ज्यादा सेक्टर नहीं दिया गया है। तो इसीलिए इन लोग ने ब्रीफ में आपको रूल 3 को ब्रीफ में समझाया है कि भाई 35 करोड़ के ऊपर किसी कंपनी का टर्नओवर है, जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जो डील कर रही है रेगुलेटेड या नॉन रेगुलेटेड में, उनको कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। लेकिन उनको कॉस्ट रिकॉर्ड कौन से सेक्टर के लिए या कौन से प्रोडक्ट के लिए मेंटेन करना पड़ेगा, ये उन्होंने डिफाइंड और रूल्स सब रूल्स में दिए हुए हैं। तो अब वो अपने पास सब रूल्स नहीं है, तो उसमें अपन डिवाइड नहीं करते। लेकिन अब कॉन्सेप्चुअली समझो, इसका मतलब ऐसा है कि अगर तेरी एक कंपनी है जिसमें 35 करोड़ के ऊपर टर्नओवर ज्यादा गया है, तो तुझे कॉस्ट रिकॉर्ड रखने पड़ेंगे। पर इसका मतलब ये नहीं होगा कॉस्ट रिकॉर्ड तू सबके लिए रखने वाला है। देयर विल बी सर्टेन प्रोडक्ट्स जिनके लिए तो कॉस्ट रिकॉर्ड रखेगा, और बाकी प्रोडक्ट्स है जिनके लिए कॉस्ट रिकॉर्ड नहीं रखेगा। दिस इज हाउ दे आर डिस्टिंग्विशिंग, दे हैव डिफाइंड। ओके, सो रेगुलेटेड नॉन रेगुलेटेड को उन्होंने इस तरह से डिफाइन किया हुआ है, उनके एक स्ट्रक्चर है। तो अब कॉस्ट ऑडिट क्या बोलता है, अगर तेरा ओवरऑल टर्नओवर 50 करोड़ के ऊपर गया, अगर तू रेगुलेटेड है तो, यानी रेगुलेटेड कंपनी है, 50 करोड़ के ऊपर गया हुआ है, 50 करोड़ के ऊपर गया हुआ है, तेरा सेक्टर 50 करोड़ के ऊपर गया हुआ है, ओके, और जिसके लिए तुझे कॉस्ट रिकॉर्ड्स रखना है, यानी CRA1 जिस प्रोडक्ट्स के लिए रखना है, वो जो, अगर एग्जांपल तू 4 प्रोडक्ट में डील कर रहा होगा रेगुलेटेड सेक्टर में, तू रेगुलेटेड सेक्टर के 4 प्रोडक्ट में डील कर रहा होगा, उसमें से तेरा टोटल टर्नओवर 50 करोड़ के ऊपर गया है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोडक्ट के लिए तेरे को कॉस्ट रिकॉर्ड रखना है एज पर रूल 3 एंड रूल 5, जिसका CRA1 के हिसाब से एप्लीकेबल होगा। उसके हिसाब से तू सिर्फ एक ही प्रोडक्ट के लिए कॉस्ट रिकॉर्ड रखेगा, उसका टर्नओवर का बात कर। हो सकता है वो एक प्रोडक्ट की जगह 2 प्रोडक्ट के लिए कॉस्ट रिकॉर्ड रखेगा, डजंट मैटर, पर एग्रीगेट ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज वेयर कॉस्ट रिकॉर्ड्स आर एप्लीकेबल एज पर रूल 3, कॉस्ट रिकॉर्ड्स आर एप्लीकेबल एज पर रूल 3, उनकी उसी प्रोडक्ट्स के लिए। ओके, तेरा एग्रीगेट टर्नओवर अगर 25 करोड़ के ऊपर गया है, 25 करोड़ के ऊपर गया है, 25 करोड़ या 25 करोड़ के ऊपर गया है, देन कॉस्ट ऑडिट इज एप्लीकेबल। So my question is, when cost audit is applicable for regulated sector, if the aggregate turnover from all products and services is greater than 50 crore, okay, greater than 50 crore, and the aggregate turnover from the products and services for which बोल रहा मां कसम, for which, okay, cost records need to be maintained under rule 3 is more than or equal to 25 crore or more, then the company is required to go with a cost audit. Then he need to compulsorily appoint as a cost auditor. तो मेरे को बताइए कॉस्ट ऑडिट कंपलसरी कब होगा, कॉस्ट ऑडिट कंपलसरी कब होगा। तो इसका मतलब क्या कंक्लूजन कर सकते हैं अपन इसमें से, यानी ऐसा हो सकता है देयर मे बी ए सर्टेन कंपनीज जिनको रूल 3 एप्लीकेबल है बिकॉज ऑफ 35 करोड़, लेकिन कुछ एग्जाम्पशन मतलब उनको रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं करने पड़ रहे होंगे, ऐसा हो सकता है। हाँ, हो सकता है। ओके, क्योंकि 35 करोड़ जो क्राइटेरिया दिया ना, इन लोग ने रेगुलेटेड नॉन रेगुलेटेड को और फर्दर डिवाइड किया हुआ है, जो अपन के डिस्कशन में नहीं है। इवन मैं बोल रहा हूं ना, ये ग्रीन वाला जो मैंने लिखा हुआ है, ये सिर्फ मैंने आपको थोड़ा सा समझाने के लिए, ये समझाने के लिए रखा हुआ है कि हाँ भाई, ये 6 कंपनी का अगर डीलिंग कर रहे होंगे, तो ये 6 प्रोडक्ट में डीलिंग कर रहे होंगे, तो ये 6 प्रोडक्ट के लिए अपन ये देखेंगे। ऐसा भी तो हो सकता है एक कंपनी रेगुलेटेड और नॉन रेगुलेटेड दोनों कर रही होगी, तो उन्होंने रेगुलेटेड सेक्टर में अगर देखना है रेगुलेटेड सेक्टर का कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल है कि नहीं, वो भी तो देखना है। तो उनको देखना पड़ेगा उनका ओवरऑल टर्नओवर क्या है और उनका रेगुलेटेड सेक्टर में एग्रीगेट टर्नओवर क्या रहेगा, ये कॉन्सेप्ट देखना है। एंड नॉन रेगुलेटेड के लिए सिंपल आंसर, सिमिलर आंसर, ओके, ओवरऑल टर्नओवर क्या 100 करोड़ के ऊपर या ग्रेटर देन इक्वल टू 100 करोड़ है क्या, और दूसरा सिनेरियो ये 35 करोड़ के ऊपर है क्या। मतलब क्या है, 35 करोड़ के ऊपर है, इसका मतलब क्या है, नॉन रेगुलेटेड सेक्टर के लिए अगर एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ दैट कंपनी
ओके देखिए मैं आपको अगर इसको और अगर नहीं समझ में आ रहा मैं आपको समझाता हूं, प्लीज अंडरस्टैंड। ओके क्योंकि ये बहुत ऐसा फिर ना मैं कॉस्ट ऑडिट में चला जाऊंगा। अभी दो तीन चीजें समझानी थी और दो तीन चीजें समझाना पॉइंट बता रहा हूं। ओके और ये देखिए पिछले साल के लेवल पे एग्जाम में एप्लीकेबल होगा और आपको और क्लैरिटी चाहिए तो मैं समझाता हूं इसके ऊपर। ओके पर ये रेगुलेटेड सेक्टर और नॉन रेगुलेटेड सेक्टर के कॉन्सेप्ट में भी आता है। ओके तो नॉन रेगुलेटेड सेक्टर की बात करते हैं। अगर नॉन रेगुलेटेड सेक्टर है तो आपका ओवरऑल टर्नओवर इज ग्रेटर देन 100 करोड़ एंड ओके जिसके लिए कॉस्ट रिकॉर्ड रखना पड़ रहा है, क्या वो 35 करोड़ के ऊपर है क्या? ये कॉन्सेप्ट आपको देखना पड़ेगा एंड दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। चलो इसको और एक एग्जांपल समझाता हूं तो शायद और क्लैरिटी आ जाए आपको। ओके लेट अंडरस्टैंड लाइक दिस। मैं इसको एक ओफू में बताता हूं। ओके अगर ये नहीं समझ में आया तो ओफू में देख लीजिए, शायद ओफू में क्लियर हो जाए। प्लीज अंडरस्टैंड। ओके लेट अंडरस्टैंड 1718 में मुझे कॉस्ट ऑडिट कॉस्ट रिकॉर्ड्स कुछ एप्लीकेबल नहीं थे उसके पहले में, क्योंकि 1718 में अपन कौन सा ईयर देखेंगे? 1718 के लिए कॉस्ट रिकॉर्ड्स एप्लीकेबल करना है, रूल 3 एप्लीकेबल करना है तो कौन सा ईयर देखेंगे मालिक? रूल 3 एप्लीकेबल करना है तो कौन सा ईयर देखेंगे अपन? ओके रूल 3 एप्लीकेबल करना है तो मेरे 16 और 17 देखूंगा ना मालिक। अरे यार पिछले साल का देखेंगे ना मालिक। तो अगर रूल 3 एप्लीकेबल करना है तो 16-17 में एज्यूम करते हैं ओके मेरा टोटल टर्नओवर 25 करोड़ था। तो अगर 25 करोड़ था तो यहां पर मुझे कॉस्ट रिकॉर्ड्स एप्लीकेबल ही नहीं थे, रूल 3 एप्लीकेबल नहीं था। कुछ समझ में आया? अब रूल 3 एप्लीकेबल नहीं है तो रूल 5 वैसे भी एप्लीकेबल नहीं होने वाला है, रूल 4 वैसे ही एप्लीकेबल नहीं होने वाला है। तो अगर कॉस्ट रिकॉर्ड ही नहीं है तो कॉस्ट ऑडिट आने होने वाला नहीं है ना मालिक। तो 1718 में ओके रूल 3 एप्लीकेबल नहीं है। ओके ये समझ में सबको आ गया, ठीक है। अब एज्यूम करते हैं 1718 में 40 करोड़ का टर्नओवर हुआ, 40 करोड़ का टर्नओवर हुआ। एवरीबॉडी क्लियर? ओके अब मेरे को बताओ ओके 18-19 में क्या कॉस्ट ऑडिट कॉस्ट रिकॉर्ड्स एप्लीकेबल है? क्या मुझे रूल 3 ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स एप्लीकेबल है? आंसर इज यस, बिकॉज ऑफ 35 करोड़। 35 करोड़ के ऊपर हो गया मेरा एग्रीगेट टर्नओवर, इसलिए मुझे कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ रहे हैं। लेकिन आई विल नॉट मेंटेन कॉस्ट रिकॉर्ड फॉर ऑल द प्रोडक्ट्स, आई विल मेंटेन कॉस्ट रिकॉर्ड फॉर डिफाइंड प्रोडक्ट्स। तो ऐसा हो सकता है ओके यानी 18-19 में समझने को शुरू हुआ 18-19 में ऐसा हो सकता है। अभी इसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ला रहा हूं मैं। ओके 18-19 में ऐसा हो सकता है कि जिसको कॉस्ट रिकॉर्ड्स एप्लीकेबल थे, देखो सर्टेन गाइडलाइंस है जो अपन नहीं देख रहे, लेकिन जिसको कॉस्ट रिकॉर्ड्स एप्लीकेबल। अब वैसे 18-19 में आपको बता दूं मैं कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल ही नहीं है। क्यों एप्लीकेबल नहीं है मालिक? क्योंकि रूल 3 वैसे कॉस्ट रिकॉर्ड्स पिछले साल में एप्लीकेबल ही नहीं था। तो पिछले साल में अगर कॉस्ट रिकॉर्ड्स एप्लीकेबल ही नहीं है तो इस साल में कॉस्ट ऑडिट आएगा ही नहीं। जिस साल में कॉस्ट रिकॉर्ड्स एप्लीकेबल होगा उस साल में उसके अगले साल में कॉस्ट ऑडिट आएगा। ये लॉजिक तो बेटर ना मालिक, क्योंकि कॉस्ट ऑडिट के लिए क्राइटेरिया क्या है मालिक? कॉस्ट ऑडिट के लिए क्राइटेरिया क्या है? कॉस्ट ऑडिट के लिए क्राइटेरिया क्या है? ओवरऑल टर्नओवर तो चाहिए और साथ में ओके एग्रीगेट टर्नओवर फ्रॉम द इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हुज कॉस्ट रिकॉर्ड्स नीड टू बी मेंटेन। यानी रूल 3 के हिसाब से कॉस्ट रिकॉर्ड्स भी मेंटेन करना पड़ रहा है। यानी तुमको पिछले साल में रूल 3 पहले एप्लीकेबल होना चाहिए तो ही रूल 4 आएगा। ओके तो भाई ये तो लॉजिक क्लियर ही हो गया कि कितना भी कर लो 1718 में रूल 4 आ ही नहीं सकता। इवन मतलब 1819 में रूल 4 आ ही नहीं सकता। इवन इफ ये 40 करोड़ की जगह आप 100 करोड़ भी करोगे। पेन वापस अटक गया यार। इवन अब ये 40 की जगह आप बोलते हो 80 करोड़ है, रेगुलेटेड सेक्टर एज्यूम करते हैं, फिर भी नहीं होगा क्योंकि कॉस्ट रिकॉर्ड तभी मेंटेन ही नहीं करने पड़ रहे थे। तो आपको समझना है 18-19 में कितना भी कर लो। शेड यार पेन। एज्यूम करते हैं 17-18 में 17-18 में 40 करोड़ का कॉन्सेप्ट था, 40 करोड़। तो 18-19 में मुझे रूल 3 एप्लीकेबल हुआ। एवरीबॉडी क्लियर? ओके अब रूल 3 वाज नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑल प्रोडक्ट्स। एज्यूम करते हैं मेरे 4 प्रोडक्ट्स है, 4 प्रोडक्ट्स में से 4 प्रोडक्ट्स में से ओके एक प्रोडक्ट को रूल 3 एप्लीकेबल है और 3 प्रोडक्ट को रूल 3 एप्लीकेबल नहीं है। ये उनके गाइडलाइन से मालूम पड़ेगा, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं, ये अभी एग्जांपल वाइज आप समझ लो। ओके रूल 3 एप्लीकेबल है, कंपनी को रूल 3 एप्लीकेबल है, ये तो क्लियर हो गया बिकॉज उनका पिछले साल का टर्नओवर 35 करोड़ के ऊपर चला गया। ओके पिछले साल का टर्नओवर 35 करोड़ के ऊपर चला गया तो उनको रूल 3 एप्लीकेबल है। लेकिन रूल 3 इज नॉट टू बी मेंटेन्ड फॉर ऑल सेक्टर्स, देयर गाइडलाइंस आर देयर। ओके आई एम नॉट गोइंग इन दैट इन डिटेल बट आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन यू। तो एनीवे एट एनी कॉस्ट 18 एंड 19 में कॉस्ट ऑडिट तो है ही नहीं।
अब मुझे कॉस्ट ऑडिट 1920 में देखना पड़ेगा। अब 1920 में कॉस्ट ऑडिट, आप समझे मालिक? मेरे ख्याल से ये पर अभी पक्का क्लियर है, अभी समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा था आपको? जिस साल में कॉस्ट रिकॉर्ड होगा, जिस साल में पहली बार कॉस्ट रिकॉर्ड चालू होगा, उस साल में तो आपको कॉस्ट ऑडिट आ ही नहीं सकता, क्योंकि पिछले साल के इसमें कॉस्ट रिकॉर्ड था ही नहीं। तो कॉस्ट ऑडिट की प्री रिक्विजिट है कि उसमें कुछ मिनिमम टर्नओवर होना चाहिए पीछे, जिसका कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन किया जा रहा है। तो इसीलिए ओके, फॉर 1819 कॉस्ट ऑडिट विल नॉट बी देयर, बट कॉस्ट रूल्स रिकॉर्ड्स आर देयर, रूल 3। अब यहां पर 1920 में मैं रूल 3 के ऊपर डिस्कशन नहीं कर रहा अभी मैं। अब मेरा क्वेश्चन है, रूल 4 एप्लीकेबल है क्या? सॉरी, इससे कोरोना तुम्हारे इधर, अगर कोरोना फैलेगा नहीं। ओके, एंड दिस इज मेनली बिकॉज ऑफ एसी एंड अदर थिंग्स, एसी लगाना पड़ रहा है एंड अदर थिंग्स, ये सब इंपैक्ट है बिकॉज वो पैक रूम में एंड अदर थिंग्स हो रहा है। बट आई एम वेल, कोरोना अभी तक हुआ है नहीं ऐसा मुझे लग रहा है, बिकॉज जब मैं बीमार था तो रिपोर्ट तब निकाली थी कोरोना की, तब तो नेगेटिव था। ओके, तो अभी तक भगवान करे अभी भी नेगेटिव रहे। ओके, तो दुआ करना भाई नेगेटिव रहे। ओके, नहीं तो अपने लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा भाई। कोरोना कोरोना जय कोरोना जय कोरोना। ओके, अब 1920 का रूल 4 की बात करते हैं। अब मेरे को बताओ, 1920 में एज्यूम करते हैं रेगुलेटेड सेक्टर है, एज्यूम करते हैं ये सब रेगुलेटेड सेक्टर है, तो 1920 में मेरे को बताओ रूल 4 एप्लीकेबल है कि नहीं, कैसे पता करोगे? कुछ समझ में आ रहा है? तो 1819 में रूल 4 एप्लीकेबल ही नहीं होगा, क्योंकि 1718 में देयर वर नो रूल 3 वाज नॉट देयर, यानी कॉस्ट रिकॉर्ड्स वर नॉट देयर। तो अब मेरे को बताओ 1920 में आपको रूल 4 एप्लीकेबल है कि नहीं, ये देखने के लिए क्या करना होगा? तो आपको ये देखना होगा, ओवरऑल टर्नओवर इज ग्रेटर देन 50 करोड़, ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 करोड़, एंड फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जिसके लिए कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, इट इज मोर देन इक्वल टू 35 करोड़। आर यू गेटिंग द पॉइंट मालिक? 35 नहीं, सॉरी 25 करोड़। आई एम डिस्कसिंग अबाउट रेगुलेटेड सेक्टर। 25 करोड़ मेरे ख्याल से अभी पूरा ये एग्जांपल से पूरा समझ में आ रहा है मालिक? अभी मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं आनी चाहिए, अभी क्लियर होना चाहिए। अब मेरे को बताओ, अभी मैं ये बोल रहा हूं, अब मैं रेड में लिख रहा हूं, वो 1920 के लिए लिख रहा हूं, तो 1920 को चेक करने के लिए मुझे ये फिगर कब के देखने पड़ेंगे? क्या यार, ये पेन दिमाग खराब कर रहा है। मुझे ये फिगर कब के देखने पड़ेंगे मालिक? मुझे ये बताइए, मेरे को ये फिगर कब के देखने पड़ेंगे? 100% 1819 के फिगर देखने पड़ेंगे। 1819, अब 1819 में एज्यूम करते हैं, ओके लेट एज्यूम मेरे 4 प्रोडक्ट थे, 4 प्रोडक्ट का टोटल टर्नओवर एज्यूम करते हैं, ओके 80 करोड़ है। मैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन देते जा रहा हूं आपको। हाँ, 4 प्रोडक्ट का टोटल टर्नओवर 80 करोड़ है। अब इमेजिन करो ये 80 करोड़ है, और एक प्रोडक्ट जिनको रूल 3 एप्लीकेबल था, और 3 प्रोडक्ट जिनको रूल 3 एप्लीकेबल नहीं था, इनको रूल 3 एप्लीकेबल नहीं है। एक प्रोडक्ट जिसको रूल 3 एप्लीकेबल था, उसका टर्नओवर ओके 15 करोड़ है। कुछ समझ में आया मालिक? ओके, कुछ चलो इसको सिंप्लीफाई, पहले एप्लीकेबिलिटी वाला करते हैं, फिर बाद में देखते हैं डिस्कशन। ओके, एज्यूम करते हैं, ओके उसका टर्नओवर 40 करोड़ है, ओके जो रूल 3 एप्लीकेबल है। अब मेरे को बताओ कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल है कि नहीं है? 100% पहले केस में एप्लीकेबल है। ओके, इसी को केस वाइज केस बढ़ाते हैं। ओके, एज्यूम करते हैं 18-19 में ये 80 करोड़ था, लेकिन ये 15 करोड़ था, यानी ओके 80 करोड़ क्या था? ओवरऑल टर्नओवर था, और वो प्रोडक्ट जिनका रूल 3 रखना है, कॉस्ट रिकॉर्ड रखना है, वो खाली 15 करोड़ था। कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल या नॉट एप्लीकेबल? नॉट एप्लीकेबल। व्हाई नॉट एप्लीकेबल? रीजन सिंपल है, बिकॉज दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होनी चाहिए। इट इज नॉट और कंडीशन, इट इज एंड कंडीशन। उसी तरह से अगर एज्यूम करते हैं ये 40 करोड़ है और ये 35 करोड़ है, ओके देन ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि 25 करोड़ के ऊपर चला गया सेकंड स्लैब, लेकिन पहला स्लैब 50 करोड़ के ऊपर जाना चाहिए था। दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ये है कॉस्ट ऑडिट की रिक्वायरमेंट, और मेरे ख्याल से अभी आपको पूरा स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए, और इसके बाद भी नहीं समझा तो छोड़ देने का सिलेबस, ज्यादा टेंशन नहीं लेगा, इसका मतलब एग्जाम में नहीं आने वाला है, क्योंकि अपने को समझ में नहीं आ रहा है। जब अपने को कोई चीजें समझ में नहीं आती, 101% एग्जाम में नहीं आने वाला। भगवान चाहता ही है तू समझ मत, इसमें टाइम मत वेस्ट कर, तो समझने में टाइम पास मत कर। ओके, भगवान चाहता है कि तू इसको भूल जा, एंड देयर इज सम कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड। भगवान है भाई, भगवान अभी इतना समझा नहीं, समझाना छोड़ देने का।
ओके, नेवरदलेस आई ट्राइड माय लेवल बेस्ट, मतलब लास्ट ऑलमोस्ट मैंने इसको 20 मिनट एक्सप्लेन किया रूल ये पॉइंट को, बट होपफुली आपको समझा होगा, कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में गया होगा, भगवान करे। ओके, गया होगा तो गुड इनफ, नहीं तो जय माता दी, जैसे चल रहा है वैसे चलेंगे। ओके, बट दिस इज द कॉन्सेप्ट। और यही चीज नॉन रेगुलेटेड सेक्टर्स के लिए कैसे होगी, वो होगी 100 करोड़ एंड 35 करोड़। 100 करोड़ ओवरऑल टर्नओवर होगा और 35 करोड़ इंडिविजुअल प्रोडक्ट का टर्नओवर होगा। ओके, इंडिविजुअल प्रोडक्ट जब मैं बोल रहा हूं, प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं जिनके लिए रूल 3 एप्लीकेबल है। यानी एग्जांपल, ये जैसे मैंने बोला कि एक प्रोडक्ट को ही रूल 3 एप्लीकेबल था, हो सकता है 3 प्रोडक्ट को रूल 3 एप्लीकेबल है और एक प्रोडक्ट को एप्लीकेबल नहीं है, तो 3 प्रोडक्ट का टोटल 35 करोड़ के ऊपर, 25 करोड़ के ऊपर जाना चाहिए, 35 करोड़ के ऊपर, आइदर ऑफ रेगुलेटेड एंड नॉन रेगुलेटेड, वॉटएवर इट मे बी। तो मेरे को बताइए, ओके, क्या सीन है, कॉस्ट रिकॉर्ड्स कब मेंटेन करना है? अगर पिछले साल 35 करोड़ के ऊपर टर्नओवर हुआ तो कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा। कॉस्ट ऑडिट कम कर रहा है, कॉस्ट ऑडिट पिछले साल अगर ओवरऑल एग्रीगेट टर्नओवर 50 करोड़ के ऊपर है एंड ओके एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जिनको रूल 3 के अंदर कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं, उनका टर्नओवर 25 करोड़ के ऊपर है, ओके, तो रेगुलेटेड सेक्टर में आपको कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल होगा। नॉन रेगुलेटेड सेक्टर में अगर पिछले साल ओवरऑल टर्नओवर इज ग्रेटर देन 100 करोड़ एंड फॉर द प्रोडक्ट एंड सर्विस फॉर विच कॉस्ट रिकॉर्ड नीड टू बी मेंटेन वो 35 करोड़ के ऊपर है, देन द कॉन्सेप्ट ऑफ ओके ये पॉइंट आएगा विथ रिस्पेक्ट टू नॉन रेगुलेटेड सेक्टर में कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल है मालिक। आई डू थिंक सबको समझ में आ रहा है मालिक, सबको झेपा मैं क्या बताया मालिक, एवरीबडी? ओके, अगर ये समझ में आया तो इसी के कंटिन्यूशन में एक पॉइंट खत्म कर देते हैं, उसके बाद आप इसको बना लेना। ओके, लेकिन कुछ कुछ केसेस में रूल 4 एप्लीकेबल नहीं होगा। मेरे ख्याल से ये पॉइंट सबको झेपा और ये एग्जांपल मैंने बता दिया। ओके, तो इसको कॉपी करने के पहले एक इसको इस चार्ट में खत्म कर लेते हैं। ओके, अभी यार मैं इसके नीचे बनाने का था, ये नीचे ये बना दिया, ठीक है, मैं इसको ये करता हूं। एग्जम्पशन, देर आर सर्टन क्लास ऑफ कंपनीज जिनका टर्नओवर ये फिगर्स में बैठ रहा है, टर्नओवर ये फिगर में बैठ रहा है, यानी ये फिगर में टर्नओवर बैठ रहा है मालिक, ये रेगुलेटेड सेक्टर में 50 करोड़ के ऊपर चला गया है, 25 के ऊपर भी चला गया है, ये फिगर में बैठ रहा है। नॉन रेगुलेटेड में 100 के ऊपर चला गया है, 35 करोड़ के ऊपर चला गया है, बैठ रहा है, फिगर में बैठ रहा है, पिछले साल के फिगर में बैठ रहा है। लेकिन अगर ये कंपनी इवन रूल 3 में कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रही होगी, ओके, विच इज कवर्ड अंडर रूल 3 है, ओके, मतलब कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन कर रही है। रूल देखो, रूल 4 एप्लीकेबल किसको होगा, जो रूल 3 एप्लीकेबल होगा तो रूल 4 एप्लीकेबल होगा, ये तो लॉजिक सबके बैठ गया। अगर रूल 3 एप्लीकेबल ही नहीं है तो रूल 4 का लॉजिक मत लगाओ ना, तो रूल 3 एप्लीकेबल होने के बाद रूल 4 आएगा, ये तो कंडीशन है। यानी अपन ये बोल रहे हैं ऐसी कंपनी है जिसको रूल 3 एप्लीकेबल है लेकिन वो ये 3 चीज में से एक चीज कर रही है, तो उनको कॉस्ट ऑडिट रूल 4 एप्लीकेबल नहीं होगा। क्या क्या? पहला, उनका मेजर रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आ रहा है और फॉरेन एक्सचेंज जो टोटल रेवेन्यू है उसमें से 75% ये से ज्यादा टोटल रेवेन्यू वो फॉरेन एक्सचेंज में आ रहा है। यार लिखने में टोटल रेवेन्यू वो फॉरेन एक्सचेंज में आ रहा है, टोटल रेवेन्यू वो फॉरेन एक्सचेंज में आ रहा है। देख भाई यार, पेन आज दिमाग मत खराब कर मेरे भाई, फॉरेन एक्सचेंज में आ रहा है। क्या समझे इसका मतलब? इसका मतलब ये है मालिक, ओके, जैसा हो सकता है, ओके, यानी एग्जांपल ये वाले सेक्टर में लेते हैं, ये पहले वाले सेक्टर में, ये पहले वाला सेक्टर इज दिस कॉस्ट, ये वाले इसमें अपने लिखा ना कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल है, ओके, ये देखोगे तो पहले वाले में कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल लिखा है। लेकिन अगर ये कंपनी का 80 करोड़ जो है वो मेजॉरिटी पॉइंट एक्सपोर्ट से आ रहा है, जरूरी नहीं 100% एक्सपोर्ट कर रहा है, 100% एक्सपोर्ट कर रहा है, उस रेवेन्यू ऑफ फॉर एक्सपोर्ट मतलब कितना होना चाहिए एक्सपोर्ट? 75% से ज्यादा, 75% एंड 75% से ज्यादा ऐसा नहीं है, 75% से ज्यादा, 75% से ज्यादा एक्सपोर्ट से आ रहा है, देन कॉस्ट ऑडिट इज नॉट एप्लीकेबल। यानी अगर मैं बोलूं इस केस में, अगर मैं आपको और थोड़ा सा फिगर चेंज करूं और मैं आपको बताऊं, भाई मेरे तू ऐसा क्यों हो रहा है? लैपटॉप को क्या भगवान जाने यार, मैं टैब वैब ढूंढ के पक गया हूं। अगर इधर मैं लिखता हूं, ओके, अगर 80 करोड़ है अपना जो टर्नओवर है उसका 75%, यानी 80 करोड़ का मल्टीप्लाई बाय
75% 75% से ज्यादा होना चाहिए, 75% से ज्यादा होना चाहिए। और पेन मालिक, एक मिनट, पेन को मैं ठीक करता हूँ। तो मालिक तो 80 करोड़ जो अपना ओवरऑल टर्नओवर है, ओके, जो टोटल टर्नओवर है आपका, टोटल रेवेन्यू जो आ रहा है आपको, उसमें से 75% से ज्यादा रेवेन्यू आपको ओके फॉरेन एक्सचेंज में लाना है। फॉरेन एक्सचेंज में, एक्सपोर्ट से अगर इंडियन रुपीज ही मिल रहा है तो नहीं मतलब है। ओके, ये ध्यान रखना, आपको एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज आना चाहिए। तो एग्जांपल, अभी इस केस में 80 करोड़ आया है और 80 करोड़ का, वापस पेन का प्रॉब्लम आ रहा है यार, इतना देर, 80 करोड़ आया मालिक, 80 करोड़ आया और 80 करोड़ का 75% से ज्यादा अगर फॉरेन एक्सचेंज में मिला होगा, फॉरेन एक्सचेंज में मिला होगा, तो फिर देन यू आर एग्जम्प्ट फ्रॉम कॉस्ट ऑडिट, नॉट फ्रॉम कॉस्ट रिकॉर्ड्स, कॉस्ट ऑडिट। दिस पर्टिकुलर इज नॉट एप्लीकेबल टू कॉस्ट ऑडिट। एग्जांपल, 60 करोड़ से ज्यादा रेवेन्यू यू शुड रिसीव्ड इन फॉरेन एक्सचेंज, दैट इज योर फर्स्ट एग्जम्पशन लिमिट। ये है आपकी एग्जम्पशन लिमिट। ओके, यानी ये एग्जम्पशन, वापस बोल रहा हूं, ये एग्जम्पशन किसको एप्लीकेबल है? जिनको रूल 3 एप्लीकेबल है, ओके, एंड रूल 4 में उनको कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल हो सकता है, लेकिन अगर ये क्राइटेरिया है तो उनको एक कॉस्ट ऑडिट करने की जरूरत नहीं है। कॉस्ट रिकॉर्ड नहीं रखने की जरूरत है, ऐसा मैंने बोला नहीं है, कॉस्ट ऑडिट की जरूरत नहीं है। दूसरा, अगर ये लोग SEZ में ऑपरेट कर रहे हैं तो इनको कॉस्ट ऑडिट करने की जरूरत नहीं है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो पहला पॉइंट एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट जैसा कॉन्सेप्ट हुआ। पहला पॉइंट आपके लिए ऐसे यूनिट्स है जो एक्सपोर्ट्स करता होगा, ओके, और वहां पर 75% से ज्यादा टोटल रेवेन्यू जो इनको मिलता है वो फॉरेन एक्सचेंज में मिलता होगा। सेकंड पॉइंट, ओके, आपका बिजनेस जो ऑपरेट हो रहा है वो SEZ में ऑपरेट हो रहा होगा। एंड थर्ड कॉन्सेप्ट आपका ये है कि अगर आप कोई बिजनेस है जहां पर यू आर इनटू जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी आप जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में हो, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिसिटी का बिजनेस है आपका, ओके, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, एंड दैट इज यूज्ड ओनली फॉर कैप्टिव कंजम्पशन, दैट इज यूज्ड ओनली फॉर कैप्टिव कंजम्पशन। यानी आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में काम कर रहे हो, आपका बिजनेस है वो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, एंड इट इज यूज्ड ओनली फॉर कैप्टिव कंजम्पशन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैप्टिव कंजम्पशन? यानी यू आर नॉट सेलिंग दिस इलेक्ट्रिसिटी टू एवरीवन, यू आर यूजिंग, यानी आपका कोई बिजनेस है, आपका कोई वेंचर है, आपका एक पर्टिकुलर और एक सेक्टर है, और वो सेक्टर को इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है, तो आपने इलेक्ट्रिसिटी का बिजनेस भी डाला हुआ है, और वो इलेक्ट्रिसिटी का बिजनेस जनरेट करता है और आप ही के बिजनेस को वो इलेक्ट्रिसिटी बेचता है, बाकी और कहीं पर भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाती है। इट इज यूज ओनली फॉर कैप्टिव कंजम्पशन, अपने लिए ही यूज की जा रही है। देन ओके, ओनली, वापस मैं बोल रहा हूं, इट इज यूज ओनली फॉर कैप्टिव कंजम्पशन। इफ इलेक्ट्रिसिटी सोल्ड टू द आउटसाइडर्स, इफ इलेक्ट्रिसिटी सेल्ड, मतलब बाहर बेचा गया है, तो भाई ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। यहां पर आप जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में हो और आप ये कैप्टिव कंजम्पशन में हो। दीज आर द थ्री थिंग्स व्हेन योर कॉस्ट ऑडिट इज नॉट एप्लीकेबल। तो एक्सप्लेन द सर्कमस्टेंसेस वेयर कॉस्ट ऑडिट इज नॉट एप्लीकेबल। There are three circumstances where cost audit is not applicable. First circumstance is where there is an export and 75% of total revenue is received in foreign exchange. Second, you are operating in special economic zone. And third, if you are into generation of electricity, you are having an electricity plant and you are into generation of electricity, and that electricity which is generated is used only for captive consumption. Captive consumption मतलब only for your business, within the business environment में use कर रहे हो। आप holding हो, subsidiary हो, doesn't matter, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप अपने ही business में use कर रहे हो, आप बाकी में बेच नहीं रहे हो। This is called a concept of captive consumption. Captive consumption of electricity. That is the concept where आपको यहाँ पर cost audit एप्लीकेबल नहीं होगा, आपको कॉस्ट ऑडिट करने की जरूरत नहीं है। दैट्स इट, दिस इज व्हाट योर कॉन्सेप्ट इज। और यहां पर आपका पहला सेट पूरा एंड होता है। यानी अगर आप देखोगे चार्ट में से मैंने क्या खत्म किया, आपको एप्लीकेबिलिटी खत्म कर दिया और नॉन एप्लीकेबिलिटी खत्म कर दिया। तो यहां पर मेरे ख्याल से सबको कॉन्सेप्चुअली समझा होगा कि एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड कॉस्ट ऑडिट क्या है। तो एक बार वापस ब्रीफ में सब फटाफट देखते हैं और फटाफट इसको खत्म करते हैं मालिक। ओके, तो मेरे ख्याल से ये दो आंसर खत्म हो गए। इसके बाद सिर्फ जनरल पॉइंट बचा हुआ है, जिसको मैं जनरल को एक चार्ट में वापस समझा दूंगा। एंड वंस दिस इज डन, ओके, बहुत मतलब ये मैक्सिमम ये चैप्टर का ऑलमोस्ट पोर्शन खत्म हो जाता मालिक। ओके, तो नेवरदलेस, ओके, लेट्स स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर कंटेंट, कॉस्ट ऑडिट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट ऑडिट में सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा? एप्लीकेबिलिटी। रूल 3 एप्लीकेबल क्या बोलता है? ओके, तो ये पर्टिकुलर देखिए मालिक, ये पर्टिकुलर पोर्शन आपके दिमाग में रहना चाहिए, ये पर्टिकुलर पोर्शन आपके दिमाग में रहना चाहिए।
सबसे तोड़ दिमाग में पॉइंट आएगा। रूल 3 बोलता है कि एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड किसको है, जिनका ओवरऑल टर्नओवर इज ग्रेटर देन 35 करोड़ इन प्रीसीडिंग ईयर, उनको कॉस्ट रिकॉर्ड रखने जरूरी है। और यहां पर दो सेक्टर दिए गए हैं, रेगुलेटेड एंड नॉन रेगुलेटेड। रेगुलेटेड सेक्टर में 6 नाम दिए गए, टेलीकॉम है, पावर है, पेट्रोल है, ड्रग एंड फार्मा है, फर्टिलाइजर है, शुगर है, इंडस्ट्रियल एल्कोहल है, और उसके साथ में मशीन। नॉन रेगुलेटेड में बाकी सब दूसरी चीजें हैं, उसको छोड़ दीजिए। उसके बाद और एक रूल 5 है जिसमें फॉर्म CRA 1 के अंदर आपको यूनिट कॉस्ट मेंटेन करना पड़ेगा। आइदर आप मंथली बेसिस पे करो, क्वार्टरली बेसिस पे कर लो, हाफ ईयरली कर लो या एनुअली कर लो, डजंट मैटर, ये आपकी चॉइस होगी। ये होने के बाद अपन ने बात किया था रूल 4 में कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल किसको है, दो सेक्टर है, रेगुलेटेड एंड नॉन रेगुलेटेड। अगर रेगुलेटेड सेक्टर है तो अगर आपका ओवरऑल टर्नओवर इज ग्रेटर देन 50 करोड़ एंड एग्रीगेट टर्नओवर फ्रॉम द इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, जिसके कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने जरूरी है, वो ग्रेटर देन 25 करोड़ है, तो आपको कॉस्ट ऑडिट करना जरूरी है। सेम लॉजिक नॉन रेगुलेटेड सेक्टर के लिए होगा, जहां पर टोटल टर्नओवर 100 करोड़ है और द टर्नओवर फॉर द विच प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज वेयर कॉस्ट रिकॉर्ड्स नीड टू बी मेंटेन वो ग्रेटर देन 35 करोड़ है, तब जाके कॉस्ट ऑडिट होगा। लेकिन अगर आप ये 3 क्लास में बैठते हो तो आपको कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल होने की जरूरत, कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन रूल 3 एप्लीकेबल होगा। यहां पर क्या है, एक्सपोर्ट्स है आपके, और एक्सपोर्ट में 75% से ज्यादा टोटल रेवेन्यू आपको फॉरेन एक्सचेंज में मिला है। सेकंड पॉइंट, आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन में ऑपरेट कर रहे हो। थर्ड, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आप बिजनेस में हो और कैप्टिव कंजम्पशन के लिए यूज कर रहे हो। दैट्स इट, ये कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। ओके, और मैंने एग्जांपल वाइज बनाया था, आपको चाहिए तो ये पोर्शन कॉपी कर लीजिए मालिक, एक बार इस सेट को पूरा कर लीजिए, और ये ऐसे करिए जिसमें मैं अभी पूरा स्क्रीन लेके रहा हूं, पॉज कर दीजिए। पॉज करने के बाद पहले पूरा बना लीजिए और उसके बाद मैं चालू करूंगा। इसमें मैं टाइम नहीं डाल रहा हूं बनाने के लिए। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रख लेना। और मैं क्या करूंगा, अभी अभी आप पॉज करोगे तो इसके बाद है ना, ये जैसे ही करोगे इसके बाद मैं ये पोर्शन भी आपको हाईलाइट कर दूंगा। तो 2 जगह आपको पॉज करना है, ये ध्यान रखना। तो सबसे पहले ये अभी पॉज कर लीजिए, इसके बाद मैं 1 आध मिनट के अंदर वो ये आप पूरा बना लीजिए। ओके, तो आपका पूरा काम खत्म हो जाएगा इसके अंदर। और 1 आध मिनट के अंदर अभी पॉज कर लीजिए, पॉज करके 1 आध मिनट के बाद 1 मिनट के अंदर अंदर मैं वो दूसरे इसमें जाता हूं। मालिक, अभी मैं वो नीचे वाला पोर्शन बता देता हूँ। ओके, अगर आपका अभी भी नहीं हुआ है तो आप थोड़ा सा बना लीजिए। अभी नीचे वाले पोर्शन को मैं हाईलाइट कर लेता हूँ, ये भी एग्जांपल बना लीजिए। आपको चाहिए तो लिख लीजिए, नहीं चाहिए तो मत लिखिए, आपकी मर्जी। वापस 1 1.5 मिनट इसको रख रहा हूँ। तो मालिक, होपफुली कॉपी हो गया होगा। ओके, ठीक है। ये अब अपन वापस पोर्शन चालू कर लेते हैं। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा रूल 3, रूल 4, रूल 5। ओके, अब मैं एक रूल 6 बता देता हूँ जो पूरा प्रोसीजर बता देगा। ये एक और एक चार्ट कॉपी कर लेना, उसके बाद फिर मैं नोट्स में चले जाता हूँ और फिर मैं आपको और 2 3 चीजें, छोटी मोटी चीजें जो नहीं अपडेट होगी वो पर अपडेट कर लेंगे, तो कॉस्ट ऑडिट खत्म हो जाता मालिक। तो यहाँ पर अपना कॉस्ट ऑडिट इज ओवर। ओके, सो नाउ
तो लास्ट पोर्शन आपका कॉस्ट ऑडिट का हो जाएगा। ओके, तो कॉस्ट ऑडिट के कॉन्सेप्ट में जब अपन ने यहाँ पर ओके, नाउ आई एम डिस्कसिंग अबाउट रूल 6। ओके, रूल 6, ये आपको वैसे रूल 6 को ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको रूल 6 को पूरा फ्लो में बता रहा हूं। सबसे पहले ओके, बोर्ड मीटिंग में कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट किया जाएगा। बोर्ड मीटिंग यानी एजीएम में कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट नहीं किया जाता, बोर्ड मीटिंग में किया जाता है। इट इज नॉट लाइक योर नॉर्मल स्टैट्यूटरी ऑडिटर। ओके, इट इज लाइक बोर्ड मीटिंग विल बी, इन बोर्ड मीटिंग अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर विल बी डन। ओके सर, कितने दिन में अपॉइंटमेंट होना चाहिए? इन बोर्ड मीटिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर शुड बी डन विद इन 180 डेज। विद इन 180 डेज, एक सेकेंड, ये थोड़ा सा नजदीक हो गया है। विद इन 180 days of the commencement of financial year, of commencement of financial year, जो करंट फाइनेंशियल ईयर का है उसमें 180 डेज के अंदर अंदर अपॉइंट होना चाहिए। मेरे ख्याल से आपको मालूम होगा अपने को कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल कब होगा, कौन से बेसिस पे होगा? पिछले साल के फिगर्स के बेसिस पे। तो इस साल में जैसे ही 31 मार्च खत्म हुआ, 1 अप्रैल से लेकर 180 डेज एंड होते हैं, वहां तक अपने को अपॉइंटमेंट ओके, अपने को बोर्ड को अपॉइंट करना पड़ेगा। बोर्ड विल अपॉइंट द कॉस्ट ऑडिटर। ओके, बोर्ड विल अपॉइंट द कॉस्ट ऑडिटर। अगेन वो कॉन्सेप्ट सेम रहता है। ओके, अगर आपकी ऑडिट कमेटी है, वो वाला कॉन्सेप्ट जो ऑडिटर का है वैसे ही है। ऑडिट कमेटी है, वो रिकमेंडेशन देगी, नहीं है तो भाई बोर्ड खुद ले लेगी। बोर्ड अपॉइंटमेंट इज डन बाय बोर्ड, बस इसमें एक ही फर्क है, अपॉइंटमेंट ऑफ बोर्ड मीटिंग के थ्रू होता है इनका अपॉइंटमेंट। ओके, अब इनके पास से दो चीजें जाएगी। अब बोर्ड मीटिंग में अगर अपॉइंटमेंट हुआ तो दो कॉन्सेप्ट कवर होंगे। सबसे पहले वो लोग इन्फॉर्म करेंगे किसको? कंपनी का बात करो, कंपनी इन्फॉर्म करेगी। कंपनी इन्फॉर्म टू कॉस्ट ऑडिटर अबाउट हिज अपॉइंटमेंट। ओके, कॉस्ट ऑडिटर को इन्फॉर्म हो गया, गुड इनफ, बढ़िया है। ओके, अब इनको खाली कॉस्ट, मेरे को बताओ कॉस्ट ऑडिट के रूल्स किसने निकाले हैं? सीजी ने। तो सीजी को भी तो इन्फॉर्म करना पड़ेगा, इसीलिए इनको और एक इंटीमेशन होगा। ओके, सीजी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, विच एवर इज अर्लियर। ये देखिए, विच एवर इज अर्लियर, ये दो ऑप्शन में से जो भी चीज पहले होगी उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा सीजी को, विच एवर इज अर्लियर। यानी एग्जांपल, दे विल फाइल ए नोटिस टू सीजी। ओके, कब? विथ इन अ पीरियड ऑफ क्या यार, ये लिखने में थोड़ा सा पीरियड ऑफ 30 डेज ऑफ बोर्ड मीटिंग। 30 डेज ऑफ बोर्ड मीटिंग, ये बोर्ड मीटिंग को मैं शॉर्ट फॉर्म बीएम लिख रहा हूं, बोर्ड मीटिंग। ओके, इन विच अपॉइंटमेंट इज मेड, या तो जिस बोर्ड मीटिंग में अपॉइंटमेंट किया है, ओके, 30 डेज के अंदर, जिस दिन बोर्ड मीटिंग हुआ उसका 30 डेज के अंदर बोर्ड मीटिंग के बाद अपॉइंटमेंट उनको कंफर्म करना पड़ेगा। ओके, और ये सर किस में करेंगे? CRA 2 में करेंगे, CRA 2। ओके, कॉस्ट ऑडिट रूल फॉर्म 2 होएगा। ओके, ये पॉइंट आप ध्यान रखना। और फाइल ए नोटिस टू सीजी of such appointment देखो मैं कुछ भी नहीं कर रहा, अपने आप सब ऊपर नीचे हो रहा है, क्या भगवान यार, ये लैपटॉप। नोटिस टू सीजी ऑफ सच अपॉइंटमेंट, ओके, विद इन अ पीरियड ऑफ एक सेकंड, मैं इसको चार्ट मेरे को अच्छे से बनाने दो मालिक, एक बार। नोटिस टू सीजी ऑफ सच अपॉइंटमेंट विद इन अ पीरियड ऑफ, ये पीरियड पर्सन दिख रहा है, विद इन अ पीरियड ऑफ 180 days from the commencement of financial year,
वापस सीआरए 2 में बताना है। यानी सर क्या है ये लॉजिक, मैं समझाता हूं। ओके, पहले ये समझ लीजिए, धीरे धीरे जाइए, घाई मत करिए। रूल 6 क्या बोलता है? अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर विल बी डन इन बोर्ड मीटिंग। ठीक है मालिक, बोर्ड मीटिंग में जब अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर होगा, ओके, बोर्ड को ओके जो अपॉइंटमेंट करना है वो विद इन 180 डेज के अंदर करना है। फाइनेंशियल ईयर ऑफ एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, पिछला फाइनेंशियल ईयर सॉरी कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर, उसके 180 डेज के अंदर करना है। ठीक है, अब जैसे ही वो बोर्ड मीटिंग में अपॉइंट कर ले तो उनको इन्फॉर्म करना होगा दो जन को। एक तो कॉस्ट ऑडिटर को इन्फॉर्म करना होगा कि भाई तेरे को अपॉइंट कर दिया गया है, और एक उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा सीजी को। अब सीजी को इन्फॉर्म करने के पास उनके पास दो ऑप्शन है। पहला, जिस बोर्ड मीटिंग में हुआ उसके 30 डेज के अंदर उनको अपॉइंटमेंट का इंटीमेशन देना होगा सीजी को, ओके, विच एवर अर्लियर 30 डेज के अंदर। और ओके, अगर 180 डेज एंड हो रहे हैं उसी 180 डेज के अंदर अंदर विच एवर इज अर्लियर, यानी लेट टेक एन एग्जांपल, 178 डे को मैंने बोर्ड मीटिंग रखी जिसमें कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट किया। 178 डे यानी मेरे को बताओ कॉस्ट ऑडिटर को कब तक अपॉइंट करना था मालिक? 180 डेज के अंदर करना था। मैंने 178 डे को किया, क्या दिक्कत है? 178 डे को किया। अब मेरे को इंटीमेशन का टाइम कितना दिया हुआ है? 30 डेज। अब यहां पर 30 डेज नहीं होगा, विद इन ए 2 डे, क्योंकि 180 डे विच एवर इज अर्लियर, या तो 180 डेज या जिस मीटिंग में भी अपॉइंट होगा उसके 30 डेज से, ये दोनों ऑप्शन में से विच एवर इज अर्लियर उसमें उनको इंटीमेट करना पड़ेगा। ओके, ये आप समझना श्योर हो? यानी एज्यूम करते हैं दूसरा एग्जांपल, 1 अप्रैल को ही अपॉइंट कर लिया, ओके, 180 डेज से वेट नहीं किया, 1 अप्रैल को उनके बुक्स एकदम फटाफट क्लोज हो गए, 1 अप्रैल को अपॉइंट हो गया। अब 30 अप्रैल को बोर्ड मीटिंग हुई, 30 अप्रैल को इनको इंटीमेट करना पड़ेगा, दे विल नॉट रिक्वायर टू वेट फॉर 180 डेज। लेकिन एज्यूम करते हैं इनका अपॉइंटमेंट हुआ 178 डे पे। अब 178 डे पे अपॉइंटमेंट हुआ, मतलब बोर्ड मीटिंग हुई और उसमें अपॉइंट किया गया। अब यहां पर वो वापस वेट करेंगे 30 डेज के बाद इंटीमेट करेंगे, ऐसा नहीं हुआ, ओके, 2 दिन के अंदर उनको इंटीमेट करना पड़ेगा, बिकॉज 180 डेज एंड हो जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट इन लोगों ने डिफाइन किया हुआ है, मेरे ख्याल से ये समझ में आया मालिक? दैट्स इट। ये पॉइंट अगर ये हो गया, अब यहां पर ये जो भी हुआ, अब क्वेश्चन आएगा, ठीक है मालिक, ये तो इंटीमेशन हो गया और ये आइदर इंटीमेशन जाके इधर तक होगा। अब क्वेश्चन ये आएगा, अगला जो चार्ट जा रहा है, अगला चार्ट ये जाएगा कि कॉस्ट ऑडिटर ने कॉस्ट ऑडिट कितने दिन में खत्म करना चाहिए, कॉस्ट ऑडिटर ने कॉस्ट ऑडिट कितने दिन में खत्म करना चाहिए मालिक? ओके, कोई बताएगा कितने दिन में खत्म करना चाहिए लॉजिकली? ओके, प्रैक्टिकली अगर सोचोगे तो ये ऑडिटर कब तक ऑफिस कंटिन्यू करेगा? ये ऑडिटर जो अपॉइंट किया गया है इसका ऑफिस कब तक रहेगा? ओके, 100% 1 साल तक रहेगा। ओके, लॉजिकली ऐसे बात करेंगे, कॉन्सेप्ट ये रहेगा, ओके, ही विल कंटिन्यू द ऑफिस, ऑडिटर शेल कंटिन्यू, ये ऑडिटर कॉस्ट ऑडिटर है, ऑडिटर शेल कंटिन्यू द ऑफिस, कब तक? ओके, टिल द एक्सपायरी ऑफ 180 डेज, टिल द एक्सपायरी ऑफ 180 days, 180 days from the closure of financial year, from the closure of financial year, or okay, till he submit the report, ओके, खत्म स्टोरी। ओके, यानी उसका टर्म कब तक रहेगा? ओके, टिल द एक्सपायरी ऑफ 180 डेज, नेक्स्ट ईयर का 180 डेज, यानी वापस वो नेक्स्ट ईयर का जैसे ही फाइनेंशियल ईयर एंड होगा उसके बाद 180 डेज तक उसके पास टाइम लिमिट रहेगा, या वो अपनी कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करेगा, विच एवर इज अर्लियर, उसका कंक्लूजन पीरियड रहेगा। ये हो गया उसके लिए पॉइंट। ओके, क्या सर इसमें कैजुअल वैकेंसी हो सकती है? आंसर इज यस, कैजुअल वैकेंसी कैन बी ड्यू टू डेथ, रेजिग्नेशन, जो भी है। ओके, कैजुअल वैकेंसी फिल हो सकती है। कैजुअल वैकेंसी जो होगी, ओके, इट विल बी फिल्ड बाय, कौन फिल करेगा? बीओडी। कितने दिन में? विद इन 30 डेज, 30 डेज, जिस दिन कैजुअल वैकेंसी हुई उसके 30 दिन के अंदर करना पड़ेगा। ओके, अगर ये 30 दिन के अंदर कैजुअल वैकेंसी फिल किया, क्या हमें सीजी को वापस इन्फॉर्म करना पड़ेगा? यस, इन्फॉर्म सीजी वापस। अभी कितने दिन में? इन्फॉर्म सीजी वापस कितने? 30 डेज। और कौन सा फॉर्म? CRA2, ऊपर वाला ही फॉर्म आपको लेना है, CRA2 में आपको इंटीमेट करना पड़ेगा, CRA2 में। ओके, ये खत्म हो गया। अब ये खत्म हो गया, ये कैजुअल वैकेंसी। अब कॉस्ट ऑडिट होगा और कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट सबमिट की जाएगी। कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट ऑडिटर किसको सबमिट करेगा? ऑडिट रिपोर्ट विल बी सबमिटेड बाय ऑडिटर टू हुम? BOD इन CRA3, यानी कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट BOD को सबमिट की जाएगी CRA3 के हिसाब से। अब मेरे को बताओ, खाली बोर्ड तक ये कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट रहेगी, या ओके बोर्ड तक ही कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट रहेगी, या बोर्ड नीड टू सबमिट दिस कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट आगे भी? 100%। किसने अपॉइंटमेंट कंपलसरी करवाया है? सीजी ने। तो बोर्ड को ये कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट, मतलब कंपनी को ये कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट, ओके, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट किसको देना पड़ेगा?
कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट किसको देना पड़ेगा? 100% समझ में आ रहा है मालिक? सीजी को देना पड़ेगा। कितने दिन में देना पड़ेगा? 30 डेज। जिस जिस दिन, देख यार, 30 डेज, जिस दिन कंपनी को ऑडिट रिपोर्ट मिली उसके 30 दिन के अंदर। अब यहाँ पर CRA 4 रहेगा, CRA 4 में रहेगा। दैट्स इट। ये हो गई स्टोरी खत्म, ये हो गया तेरा रूल 6, पूरा काम खत्म। अब मैं खाली फिगर बता देता हूँ। अपॉइंटमेंट कितने दिन में होगा? 180 दिन में होगा मालिक। अपॉइंटमेंट 180 दिन में होगा मालिक। एवरीबॉडी क्लियर? ओके, अपॉइंटमेंट 180 दिन में होगा। ओके, यहाँ पर सीजी को 30 दिन में इन्फॉर्म किया जाएगा, नहीं तो 180 दिन के लॉजिक से इन्फॉर्म किया जाएगा। ओके, कब तक कंटिन्यू करेगा? टिल द 180 डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर और ही सबमिट द रिपोर्ट। ओके, कैजुअल वैकेंसी कितने दिन में फिल करनी है? 30 डेज। इन्फॉर्म सीजी को कैजुअल वैकेंसी, हाँ कैजुअल वैकेंसी का इन्फॉर्मेशन। ओके, CRA 3 में बोर्ड को रिपोर्ट दिया जाएगा और भाई सीजी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा रिपोर्ट का 30 डेज CRA 4 में। दैट्स इट। ये कहानी खत्म, कॉस्ट ऑडिट का लॉजिक खत्म। दैट्स इट, ये पॉइंट है मालिक। मेरे ख्याल से मालिक समझ में आया। ओके, देखो इन शॉर्ट अभी ये चार्ट को मैं फुल फ्लेज समझा देता हूं मालिक। ओके, फुल फ्लेज कॉन्सेप्चुअली अभी गो थ्रू करो चार्ट को। ओके, कैसे हुआ? सबसे पहले ओके मेरे को बताओ, कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट कौन करेगा? कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट करने वाला बोर्ड है। कहां पर करेगा? बोर्ड मीटिंग में करेगा। सर कितने दिन में करेगा? जब भी फाइनेंशियल ईयर में मालूम पड़ रहा है आपको, मालूम पड़ रहा है कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में ओके कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल हो गया मुझे इस फाइनेंशियल ईयर में। ओके, स्टार्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर से 180 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, अब वो इंटीमेट करेंगे कॉस्ट ऑडिटर को और दूसरा उनको इंटीमेट करना पड़ेगा सीजी को। अब क्वेश्चन आता है सीजी को कब तक इंटीमेट करना है? सीजी को दो कॉन्सेप्ट दिए हुए, विच एवर इज अर्लियर। या तो कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट हुआ उस बोर्ड मीटिंग के 30 डेज के अंदर, या ओके 180 डेज का कंक्लूजन हुआ है ओके फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, तब तक। दोनों केसेस में CRA 2 में कॉस्ट ऑडिट, ये कॉस्ट ऑडिटर के अपॉइंटमेंट का इंटीमेशन देना पड़ेगा सीजी को। ये होने के बाद कॉस्ट ऑडिट होगा और कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट दी जाएगी। लेकिन बीच में कैजुअल वैकेंसी हो सकती है। कैजुअल वैकेंसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फिल करेंगे 30 डेज के अंदर, और जैसे ही होगा उसके नेक्स्ट 30 डेज के अंदर वापस वो इंटीमेट करेंगे सीजी को कि भाई हमने नया कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट किया हुआ है। वो CRA 2 वापस फॉलो किया जाएगा। ये होने के बाद आपकी कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट सबमिट की जाएगी। कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट दी जाएगी CRA 3 में। वो किसको दी जाएगी? कंपनी को दी जाएगी। और कंपनी को देने के बाद वो कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट ओके वो आपको कंपनी किसको देगी? सीजी को देगी। और वो सीजी को दी जाएगी ओके वो कितने दिन के अंदर? ओके 30 डेज के अंदर। जिस दिन ऑडिट रिपोर्ट मिली होगी उसके 30 डेज के अंदर सीजी को देना पड़ेगा CRA 4 में। और ये कंपनी देगा ओके, कॉस्ट ऑडिटर नहीं देगा। कॉस्ट ऑडिटर रिपोर्ट किसको देगा? खाली कंपनी को। और कंपनी रिपोर्ट किसको देगी? सीजी को। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, ये शेयर होल्डर के पास नहीं जाता। तो इसमें कहीं पर भी शेयर होल्डर का जिक्र मत करना। ये सीजी चाहती है कि ये कॉस्ट ऑडिट हो। ओके, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। क्या कॉस्ट ऑडिट में हम लोग कॉस्ट रिकॉर्ड्स ट्रू एंड फेयर चेक कर रहे हैं? नहीं, हम लोग चेक कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ट्रू एंड फेयर है कि नहीं, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ट्रू एंड फेयर है कि नहीं। ये दिमाग में डालते जाएगी मालिक। ओके, इसकी एक खास बात मैं आपको बता दूं, ये सारी चीजें हैं। तो अभी आपका क्वेश्चन आएगा सर कॉस्ट ऑडिटर रिपोर्ट कितने दिन में देगा? देखो कॉस्ट ऑडिटर का टाइम लिमिट कब तक है? ओके, टाइम लिमिट इज टिल 180 डेज ऑफ द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर जिस दिन एंड होगा उसके 180 डेज के अंदर कॉस्ट ऑडिटर का ये पॉइंट होगा। यही कॉन्सेप्ट के हिसाब से डिफाइन किया जाता है। दैट्स हाउ द कॉन्सेप्ट विल वर्क मालिक। एवरीबॉडी क्लियर? दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड विद रिस्पेक्ट टू द कॉस्ट ऑडिट कॉन्सेप्ट। तो कॉस्ट ऑडिट कॉन्सेप्ट को आपको ये दिमाग में डाल देना है और ये कॉन्सेप्ट ये करना है। तो इसको आप कॉपी कर लीजिए। तब तक मैं एक 1.5 मिनट ये रख लेता हूं, एक छोटा सा टाइम आउट ले रहा हूं मेरे एंड पे। तब तक आप ये कॉपी करिए मालिक।
ओके मालिक, तो अगर आपका ये कॉपी करके हो गया तो मैं दूसरी शीट पे जाता हूँ, नहीं तो पॉज कर लीजिए मालिक। ओके। तो अब ऑल टुगेदर आपको ये समझ आ चुका है बेसिकली। अगर देखोगे तो रूल 3, 4, 5, 6 अपन ने खत्म किए। ओके, रूल 3, 4, 5 क्या थे? ओके, 3, 4, 5 आपके एप्लीकेबिलिटी थी। रूल 6 क्या था? जो जनरल में था। इसके अलावा और 2-3 चीजें हैं इसके अंदर जो अपन डिस्कस करेंगे। ओके, और नॉन एप्लीकेबिलिटी अपन खत्म कर दिया और नई कंप्लाई किया, तो इसका पैनल प्रोविजन क्या है ये डिस्कशन अपना करना बाकी है मालिक। लेट इट चेक इट आउट। बट उसके पहले ओके, इसको छोटी मोटी चीजें है, जैसे कॉस्ट ऑडिटर कौन कौन बन सकता है, उसका रेम्यूनरेशन कौन डिसाइड करेगा, ये छोटी मोटी चीजें हैं जो टॉपिक के अंदर अपने कवर्ड है, लेकिन मेरे को उसका इतना कंसर्न नहीं है, तो एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। ओके, सो ये अगर आपने इतना बरोबर कर लिया ना मालिक, ये एक पोर्शन, ये एक पेज जो आपको मैंने लिखाया, ये तो एक ओफू था, ठीक है, ये एक पोर्शन, अगर ये दो चीजें आपकी बहुत तोड़ हो गई ना कॉस्ट ऑडिट में, तो आपका कॉस्ट ऑडिट खत्म है। यानी अगर अभी आप रिवाइज भी करोगे तो आई डोंट थिंक सो इसके अंदर कोई ज्यादा टाइम लगना चाहिए आपको, और कॉन्सेप्चुअली अभी चीजें क्लियर होनी चाहिए मालिक। तो एक बार कॉस्ट ऑडिट को गो थ्रू कर लेते हैं एंड देन लास्ट इस चैप्टर का पैनल प्रोविजन को अपन एंड कर देते हैं मालिक। ओके, तो नेवरदलेस एक सेकेंड ना मालिक, कॉस्ट ऑडिट के इसमें आ जाते हैं अपन। हाँ, ये देखिए कॉस्ट ऑडिट। तो सबसे पहले इसको मैं गो थ्रू कर रहा हूं, एक बार फटाफट गो थ्रू कर लेते हैं एंड देन विल एंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट। कॉस्ट ऑडिट इज एन ऑडिट प्रोसेस फॉर वेरीफाइंग द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर। आप ये देखिए, ओके, आई एम नॉट वेरीफाइंग एनी अदर थिंग, आई एम वेरीफाइंग कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर, वेरीफाइंग कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर। क्या हो रहा है यार, ये पेन का वापस प्रॉब्लम ही चलता रहता है। I am verifying cost of manufacture or production of any article on the basis of accounts as regards utilization of material or labor or other items of cost as maintained by company. It is covered by section 148 of Companies Act. The audit conducted under this section shall be in addition to the audit conducted under section 143. यानी आपका स्टैट्यूटरी ऑडिट से अलग कॉन्सेप्ट है। ये स्टैट्यूटरी ऑडिट तो आपका कंपलसरी पॉइंट है ही, वो तो चल ही रहा है, लेकिन ये अलग से कॉन्सेप्ट है। दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट। यानी आप ऐसा नहीं बोल सकते वो स्टैट्यूटरी ऑडिट कर लिया तो मेरे को कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है भाई, क्योंकि दोनों में क्या चीज है, स्टैट्यूटरी ऑडिट में क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, और यहां पर अपन क्या देख रहे हैं कि भाई हाँ, कॉस्ट ऑडिट में सेक्शन मतलब कॉस्ट ऑडिट में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट ऑफ ये जो भी होगा मैन्युफैक्चर, उसका स्टेटस क्या है ये देख रहे हैं मालिक। एप्लीकेबिलिटी ऑफ फॉर मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स, ये तो अपन ने बात किया। रूल 3 ऑफ कंपनीज जो भी है ब्ला ब्ला ब्ला, ओके, कॉस्ट ऑडिट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स प्रोवाइड द क्लास ऑफ कंपनीज engaged in production of goods and providing services having an overall turnover from all of its products and services of 35 crore or more during the immediately preceding financial year required to include cost records in their books of accounts। ये तो अपन ने बात कर ली। ओके, ये पॉइंट है। The said rule has divided the list of companies into regulated and non-regulated sectors। ये इसके अंदर मैं इन्होंने बताया नहीं है रेगुलेटेड कौन से हैं, नॉन रेगुलेटेड कौन से हैं, मैंने उसकी लिस्ट आपको दे दी है। 6 रेगुलेटेड है, बाकी नॉन रेगुलेटेड बहुत सारे हैं, तो मैंने उसकी पूरी लिस्ट नहीं दी है, जरूरत भी नहीं है, और आपको चाहिए तो आप गूगल पे सर्च मार सकते हो आपके नॉलेज पर्पस के लिए, बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड एक्चुअली। ये भी मैंने एडिशनली आपको याद रखने बोला है, जो ग्रीन में लिखा था, अगर आपको याद है तो। ओके, मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड। अब एज पर रूल 5 of companies cost record and audit rules, every company under these rules including all units and branches thereof shall in respect of each of its financial year is required to maintain cost records in form CRA 1। the cost record shall be maintained on, यानी रूल 5 में क्या दिया है कि कॉस्ट रिकॉर्ड्स में क्या क्या आएगा, CRA 1 में क्या रहेगा, कॉस्ट रिकॉर्ड्स में क्या रहेगा, ये डिस्कस किया हुआ है। Okay, the cost record shall be maintained on regular basis in manner to facilitate calculation of per unit cost of production and cost of operations, cost of sales, margin for each of its products and activities for every financial year on monthly or quarterly। ये देखो, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यार ये लैपटॉप का, क्या इसको क्या मन करता है वो टेम्पो उधर चला जाता है। मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली एंड एनुअल बेसिस पे ये कॉन्सेप्ट आपको डिफाइन किया हुआ है मालिक। एवरीबॉडी क्लियर मालिक? मेरे ख्याल से ये चीजें क्लियर है मालिक। ओके, थोड़ा सा एक मच्छर साला घूम रहा है, दिमाग खराब कर दिया। ओके, एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट ऑडिट, यहां पर आपका मेन पॉइंट है रूल 4 ऑफ कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स 2014 स्टेट्स द प्रोविजन रिलेटेड टू एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट ऑडिट डिपेंडिंग ऑन द टर्नओवर ऑफ द कंपनी एज फॉलोज। क्लास ऑफ कंपनी स्पेसिफाइड अंडर आइटम ए रेगुलेटेड सेक्टर्स आर रिक्वायर्ड टू गेट इट्स कॉस्ट ऑडिट रिकॉर्ड ऑडिटेड इफ ओवरऑल एनुअल टर्नओवर ऑफ द कंपनी फ्रॉम ऑल द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज 50 करोड़ एंड और मोर, एंड aggregate turnover of the individual products or services for which cost record are required to maintain under rule is 25 crore or more। ओके, अगर ये 50 करोड़ 25 करोड़ केस में है,
ओके ये कॉन्सेप्ट में आपको ध्यान देना होगा। एंड क्लास ऑफ कंपनी स्पेसिफाइड इन नॉन रेगुलेटेड सेक्टर्स आर रिक्वायर्ड टू गेट कॉस्ट इफ ओवरऑल टर्नओवर ऑफ द कंपनी फ्रॉम इट्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इज 100 करोड़ और मोर एंड द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ फॉर विच कॉस्ट रिक्वायर्ड टू मेंटेन इज रूल इज 35 करोड़ और मोर। ओके तो उस केस में आपको ये देखना होगा। ओके प्लीज डू अंडरस्टैंड, यहां पर कहीं पर भी गलती से आप ऐसा एज्यूम मत करना कि करंट ईयर का टर्नओवर देखना, करंट ईयर का टर्नओवर नहीं, करंट ईयर का टर्नओवर देखोगे तो अपॉइंट कब करोगे? मेरा क्वेश्चन ये बताइए, मतलब ये ऐसा नहीं रहेगा मालिक, करंट ईयर का टर्नओवर के कॉन्सेप्ट में आपका पॉइंट नहीं रहेगा। तो प्लीज डू अंडरस्टैंड ये पॉइंट मालिक, एवरी क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट में अपन डिफाइन करेंगे, ये कॉन्सेप्ट में आपको देखना होगा ओके कैसे वर्कआउट हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बट दिस इज व्हाट ए सिनेरियो इज। तो इट इज बेस्ड ऑन पास्ट ईयर टर्नओवर, इट इज नथिंग टू डू विद द करंट ईयर टर्नओवर मालिक। इसमें करंट ईयर टर्नओवर का कॉन्सेप्ट कहीं पर भी कवर नहीं है मालिक। ओके तो नेवरदलेस दिस इज अ कॉन्सेप्ट व्हिच नीड टू बी टेकन केयर बाय कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट का इसमें हु कैन बी कॉस्ट ऑडिटर, ये मैंने आपको कल के लेक्चर में भी बताया था। द ऑडिट शैल बी कंडक्टेड बाय कॉस्ट अकाउंटेंट ओनली हु शैल बी अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑन ऑफ सच रेम्युनरेशन एज डिटरमाइंड बाय द मेंबर्स इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। ओके ये रेम्युनरेशन के बारे में, लेकिन ठीक है ओके बोर्ड अपॉइंट करता है, कौन होगा? ओनली कॉस्ट अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन नॉट प्ले ए रोल इन कॉस्ट ऑडिट मालिक, मेक इट श्योर ये आपको समझ में आ जाए। अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर, ठीक है, अभी ये रूल 6 जो मैंने आपको पूरा समझाया उसका प्रोसीजर है। ओके विद इन 180 डेज ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर ये अपॉइंट करेगा। हाउएवर बिफोर सच अपॉइंटमेंट इज मेड द रिटन कंसेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर टू सच अपॉइंटमेंट एंड सर्टिफिकेट फ्रॉम हिम इज टू बी ऑब्टेन्ड। ठीक है द सर्टिफिकेट क्या रहता है, ये एक एडिशनल पॉइंट है जो आपको समझेगा कि कॉस्ट ऑडिटर से सर्टिफिकेट लेना है, उसमें क्या लेना है कि वो डिस्क्वालिफाइड नहीं है, इन शॉर्ट ये कंटेक्स्ट में रहेगा। ओके क्या सर्टिफिकेट है? द इंडिविजुअल और फर्म एज द केस में बी इज एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एंड इट इज नॉट डिस्क्वालिफाइड फॉर द अपॉइंटमेंट अंडर कंपनीज एक्ट, द कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट एक्ट एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस। सर इसके डिस्क्वालिफिकेशन क्या हो गया? क्या ये कंपनी स्टैट्यूटरी ऑडिट के डिस्क्वालिफिकेशन है? आंसर इज नो। इनके डिस्क्वालिफिकेशन रूल्स में डिफाइन किए हुए हैं और इनके डिस्क्वालिफिकेशन है ना आईसीडब्ल्यूए ने डिफाइन किया हुआ है। ओके आईसीडब्ल्यूए वो जैसे अपने इंस्टीट्यूट ने एग्जांपल आपको बता रहा हूं, टैक्स ऑडिट, टैक्स ऑडिट किसने बताया था? 60 ऑडिट ले सकते हैं, इंस्टीट्यूट ने बताया। 20 ऑडिट ले सकते हैं, कौन बताया? इंस्टीट्यूट बताया। किसकी इंस्टीट्यूट? अपनी इंस्टीट्यूट। उसी तरह से इनके डिस्क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट्स ऑल टुगेदर ओके वहां सीडब्ल्यूए इंस्टीट्यूट ने बताई हुई है। ओके The individual or firm as the case may be satisfy the criteria provided section 141 okay so far as practical। मतलब यार ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ओके 141 की रिक्वायरमेंट्स भी एप्लीकेबल होगी, यानी कौन सी आपको so far as क्या लिखा हुआ है क्लियर कट को provided as so far as may be applicable, it is not all points are applicable। मतलब कौन से 141 का अगर आपको याद होगा बॉडी कॉर्पोरेट बन नहीं सकते ओके सर, एलएलपी एक्सेप्ट एलएलपी याद आया, अ पर्सन और ऑफिसर ऑफ और कंपनी कैन नॉट बी एन ऑडिटर, उस कंटेक्स्ट में है। तो ये रिक्वायरमेंट उन्होंने डिफाइन किया जो अपने पास नहीं है अभी लिस्ट। आप लिस्ट में मगजमारी मत करिए मालिक। ओके बट मैं आपको ये बोल रहा हूं इट इज कंप्लीट लिस्ट इज नॉट एप्लीकेबल, यानी आप वो गारंटी 1 लाख 5 लाख 1 लाख वो लॉजिक मत लगाना, वो लॉजिक लगाओगे तो वो नहीं है। इधर की रिक्वायरमेंट अलग है। तो इसने इन लोग ने ये बताया हुआ है तो उन्होंने पूरा दिया नहीं है, लेकिन लॉजिक ये है कि भाई उनकी डिस्क्वालिफिकेशन भी एप्लीकेबल है इधर, सो फार एज एप्लीकेबल ये कॉन्सेप्ट है। The proposed appointment is within the limits laid down under the authority, जो भी लिमिट्स उन्होंने डिफाइन की होगी, एंड लिस्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स यानी कॉस्ट ऑडिटर के अगेंस्ट कौन सी प्रोसीडिंग्स चल रही है वो लिस्ट उन्होंने देनी चाहिए। ओके जो कौन से पेंडिंग मैटर्स है, जो कोर्ट में पेंडिंग मैटर चल रहे हैं वो लिस्ट उन्होंने शेयर करनी चाहिए मालिक। एवरीबॉडी क्लियर? ये खत्म हो गया विद रिस्पेक्ट टू योर पॉइंट। तो जैसे ही कॉस्ट ऑडिटर पॉइंट हो उसके पहले उसको इंटीमेशन उसको बताना चाहिए कि भाई उसे डिक्लेरेशन लेना चाहिए तू एलिजिबल है और तू डिस्क्वालिफाइड नहीं है। ठीक है एवरी कंपनी रिफर्ड कंपनी शैल इन्फॉर्म द कॉस्ट ऑडिटर कंसर्न ऑफ हिज और इट्स अपॉइंटमेंट एंड फाइल सच नोटिस, यानी वो इन्फॉर्म करेंगे एंड नोटिस फाइल करेंगे किसके पास? सीजी के पास। कब तक करेंगे? विद इन 30 डेज ऑफ द बोर्ड मीटिंग और विद इन द पीरियड ऑफ 180 डेज ओके विच एवर इज अर्लियर थ्रू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म CRA2। ये आपके साथ बात हो गई। द कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंटेड शैल कंटिन्यू द कैपेसिटी डिटेल द एक्सपायरी ऑफ 180 डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर और टिल ही सबमिट द कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट विच एवर इज अर्लियर, जैसे भी रहेगा फाइनेंशियल ईयर विच ही इज बीन अपॉइंटेड। भारत माता की जय। समझ में आया मालिक? ये अपन ने चार्ट में सब कवर कर लिया है। रिमूवल ऑफ कॉस्ट ऑडिटर, द कॉस्ट ऑडिटर ये एक एडिशनल पॉइंट, एक दो मैं बताया 2-3 चीजें छोटी सी पॉइंट है पर उसके साथ उसको ऐसा याद रखने वाला पंचायत ही नहीं है। द कॉस्ट ऑडिटर मे बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बिफोर द एक्सपायरी ऑफ टर्म थ्रू बोर्ड रिजोल्यूशन, जिसने अपॉइंट किया वही निकाल सकता है आफ्टर गिविंग रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। तो देना ही पड़ेगा भाई, ऑप्शन नहीं है आपके पास, उसको तो सुनने का आपको उसको ऑप्शन देना चाहिए बोलने का क्या भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आप जब रिमूव कर रहे हो उसके टर्म के पहले तो उसको कहीं ना कहीं यू विल बी गेटिंग एन ऑप्शन। इट मे बी नोटेड दैट फॉर्म CRA2 टू बी फिल्ड टू CG फॉर इंटीमेटिंग अपॉइंटमेंट of another cost auditor shall be enclosed relevant board resolution to the effect। ये तो मैंने आपको बताया भी कि भाई जैसे ही नया कॉस्ट ऑडिटर पॉइंट होगा 30 डेज के अंदर कैजुअल वैकेंसी के कॉन्सेप्ट में ओके इमीडिएटली आपको CG को इन्फॉर्म करना पड़ेगा विद इन 30 डेज इन CRA2।
casual vacancy or any casual vacancy in the office of cost auditor whether due to resignation, death or removal shall be filled by board within 30 days and वो उसको CRA2 में आप देना होगा, बात खत्म। रेम्यूनरेशन एज पर रूल 14, ओके, ये रूल, इसमें रूल याद मत रखो, ये रेम्यूनरेशन का। इन केस ऑफ कंपनी विच आर रिक्वायर्ड टू कंस्टिट्यूट ऑडिट कमिटी, ये मैंने आपको बता दिया, द बोर्ड शैल अपॉइंट एन इंडिविजुअल हु इज ए कॉस्ट अकाउंटेंट और ए फर्म ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस एज ए कॉस्ट ऑडिटर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ऑडिट कमिटी। ये तो मैंने आपको पहले बताया कि वो जैसे अपना वो स्टैट्यूटरी ऑडिट का रिकमेंडेशन जाता है वैसे ही इधर भी रिकमेंडेशन है। The remuneration recommended by audit committee shall be considered and approved by board of directors and ratified subsequently by shareholders। ठीक है, ratification होगा, yes man, ratification मतलब ओके करेंगे सब लोग। In the case of other company which is not required to constitute an audit committee, the board shall appoint an individual who is a cost accountant or a firm which is a cost accountant in practice as a cost auditor। Okay, then shareholder ratify कर लेंगे, बात खत्म। ओके, क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, राइट्स एंड ड्यूटीज, ये तो अपन ने मैंने बता दिया कि भाई यार सारा एज फार एज एप्लीकेबल कंपनी एक्ट के जो सेक्शन स्टैट्यूटरी ऑडिटर को एप्लीकेबल है वही के वही कॉस्ट ऑडिटर को एप्लीकेबल रहेंगे, एज सो फार एज मे बी एप्लीकेबल, जो एप्लीकेबल है मालिक। ओके, सबमिशन ऑफ कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट, ये भी मैंने आपके साथ बात करी, टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। द कॉस्ट ऑडिटर शैल सबमिट द ऑडिट रिपोर्ट along with his reservations and qualification and observation if any in form CR3। He shall forward his report to the board of directors within a period of 180 days from the closure of the financial to the report relates and the board of directors shall consider and examine। Okay, यानी उसको कब तक देनी है, उसका जब तक टेन्योर खत्म नहीं होता, मतलब वो उसके पहले भी दे सकता है सर, वो ऐसा नहीं है 180 डेज के लिए वेट करेगा, उसके पहले भी दे सकता है, लेकिन 180 डेज विल बी द लास्ट टाइम लिमिट। ओके, और उसके बाद वो सीजी को रिपोर्ट जाएगी, द कंपनी विद इन 30 डेज, जैसे उनको कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट मिल जाती है सीजी को देंगे वो रिपोर्ट, और सीजी को फॉर्म CRA4 में दिया जाएगा। हाँ, एक पॉइंट आई मिस्ड आउट, ये XBRL फॉर्मेट में रखा जाएगा। EIS में आपने पढ़ा होगा XBRL, वो XBRL फॉर्मेट में अपलोड किया जाएगा। ओके, ये XBRL फॉर्मेट में अपलोड किया जाता है कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट, ये आप ध्यान में रखना। एक एडिशनल पॉइंट है कि कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट ओके सीजी के पास जब जाएगी वो XBRL फॉर्मेट में फिल की जाएगी। ओके, वो CR4 इज XBRL फॉर्मेट में कवर्ड है। और अगर कुछ एक्सटेंशन किसी को मिला होगा तो वो एक्सटेंशन मिल सकता है CR4 का जो अपलोड करने का, ये आगे आपको कवर किया हुआ है, आगे वाले पॉइंट में वही बताया हुआ है। ओके, और लास्ट पॉइंट दिया हुआ है, इफ आफ्टर कंसिडरिंग द कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट okay the information and explanation furnished by company CG is of opinion that any further information and explanation necessary, यानी CG को लगता है कि भाई नहीं तुमने रिपोर्ट दी है फिर भी मुझे और इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो CG वो मंगा सकता है, आप उसको रोक नहीं सकते। आप नहीं बोल सकते CG तेरे को दे दिया कॉस्ट ऑडिट, ले भाई बस इतने पे काम निपटा ले, बस खत्म कर। ओके, हाँ, ये भी सेक्शन आपको याद ही होगा 143(12). ओके, फ्रॉड के चैप्टर में मैंने कवर किया, कंपनी ऑडिट में मैंने उड़ा दिया उसको, क्योंकि लॉजिक है अपन ने पूरा कवर कर दिया था, लेस देन 1 करोड़, ग्रेटर देन 1 करोड़। ओके, अगर याद है आपको, ऑडिटर को जो एप्लीकेबल है इट इज मुटेटिस मुटेंडिस एप्लीकेबल टू कॉस्ट ऑडिटर ऑल्सो, इवन कंपनी सेक्रेटरी ऑल्सो, यानी CA CS CWA के लिए ये सेक्शन 143(12) एज इट इज एप्लीकेबल है, ये ध्यान रखना मालिक। एवरीबडी क्लियर? ओके, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहेगा जो आपने याद रखना है, कॉस्ट ऑडिट रूल्स नॉट टू अप्लाई इन सर्टेन केसेस। ओके, द रिक्वायरमेंट फॉर कॉस्ट ऑडिट अंडर दिस रूल शैल नॉट बी एप्लीकेबल टू कंपनी विच इज कवर्ड अंडर रूल 3, यानी उनको रूल 3 एप्लीकेबल है। देखो, जब तक रूल 3 एप्लीकेबल नहीं होगा रूल 4 एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन रूल 3 एप्लीकेबल है लेकिन रूल 4 नहीं होगा। कब? whose revenue from exports in foreign exchange exceeds 75% of its total revenue। फॉरेन एक्सचेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं है एक्सपोर्ट से आया है, फॉरेन एक्सचेंज में मिलना चाहिए। सर ऐसा होता है कि अपने को इंडियन रुपीज में मिलता है? आंसर इज यस, ऐसा होता है। ओके, आप सीए फंड में जाओगे तो लॉ जब फेमा पढ़ोगे, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट पढ़ोगे, तो उस फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में आपको ये सब क्राइटेरिया समझ में आएगा। ओके, सीए फंड में आपको एक चैप्टर लॉ का एक चैप्टर है, ओके, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, तब ये कॉन्सेप्ट आ जाएगा। सर दूसरा कॉन्सेप्ट, विच इज ऑपरेटिंग फ्रॉम SEZ, यस SEZ से ऑपरेट होता है, विच इज एंगेज इन जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर कैप्टिव कंजम्पशन थ्रू कैप्टिव जनरेटिंग प्लांट। ये मैंने आपको समझा दिया कैप्टिव कंजम्पशन क्या होता है, अपने लिए ही यूज किया जाता है, दे आर नॉट सेलिंग टू आउटसाइडर। ये 3 है तो भाई एग्जम्प्ट है, बात खत्म। And last point, penal provisions in case of default। Sir, what is meaning of penal provision in case of default? Okay, company and every officer of the company which who is in default shall be punishable in the manner of 147 के हिसाब से। The cost auditor of the company who will be default shall be punishable in manner of 147 subsection 2 to 4। अब एक चीज मैं समझाता हूं, सर what if auditor was disqualified and he was appointed? What if board has not done the appointment within 30 days? What if our statutory auditor के qualification and other things criteria did not meet? What if the sections were not complied? What if in case of cost auditor also 30 days may we have not filed it? So they have put all these things into panel provision for section 147.
एक सेक्शन 147 आएगा। प्लीज डू अंडरस्टैंड, अभी हम लोग का लास्ट सेक्शन बचा ये चैप्टर का, दैट इज 147। 147 इज अ पैनल प्रोविजन फॉर ऑल सेक्शन 139 टू 146। मैं वापस बोल रहा हूं, कौन से? 139 जो आपने मेरे पुराने लेक्चर देखे 146 तक, 139 से लेकर 146 तक जो जो प्रोविजंस है वो सारे प्रोविजंस के इसमें ये पॉइंट रहेगा। एग्जांपल व्हेन आई डिस्कस विद 139 अगर मैं ये सारे प्रोविजंस एक बार डिस्कस कर लूं, एक बार मैं सेक्शन में ब्रीफ में ओवरव्यू कर देता हूं। 139 किसके लिए था अगर आपको याद है तो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। 139 वाज अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, इतने इतने दिन में ऑडिटर को अपॉइंट करना है, याद आया मालिक? ओके, अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर, सब्सिक्वेंट ऑडिटर एंड अदर थिंग्स, ये सब 139 में दिया हुआ है। 139 के बाद आपके लिए 140 आया है विच इज रिमूवल ऑफ ऑडिटर। You are removing the auditor without giving him an opportunity of being heard or something like that। जो प्रोसीजर है वो फॉलो नहीं किया। 141, okay, it is about qualification and disqualifications of auditor। 142, it's about remuneration, याद आया मालिक? remuneration of auditor, ये अपन ने पढ़ा हुआ है। 143, powers and duties of auditor, मालिक सबसे तोड़ इंपॉर्टेंट सर। 144, it is about audit report के कॉन्सेप्ट को अपने को ध्यान रखना है with respect to services which cannot be provided। याद आया, पहला ही आंसर कराया था, सर्विसेज cannot be provided। वो 8 सर्विसेज दो के जुट में बनाया था मैंने। ओके, ये नहीं दे सकता वो। ओके, सर्विसेज कैन नॉट बी प्रोवाइडेड बाय ऑडिटर, ये वाले सिनारियो में provided। 145 is basically with respect to signing an audit report sign करेगा। and 146 is about AGM attend करेगा। ये टोटल आपके लिए सारे सेक्शन है। अगर ये सेक्शन का वायलेशन होता है, प्लीज डू अंडरस्टैंड, आप पेनल प्रोविजन में आ जाओगे एंड दैट इज सेक्शन कवर्ड इन 147। यानी 147 बोलता है कि अगर दो केसेस कंपनी ने वायलेट किया है या ऑडिटर ने वायलेट किया है, दोनों केसेस डिफाइन किए हुए हैं। कंपनी ने वायलेट किया है तो उसकी पेनल प्रोविजन क्या है, तो वो पेनल प्रोविजन कंपनी ने वायलेट किया है तो 147 सबसेक्शन 1 में कवर है, और ऑडिटर ने वायलेट किया है 147 सबसेक्शन 2 से लेकर सबसेक्शन 4 में कवर्ड है। ये आपका लास्ट पोर्शन है कि 147 में क्या पेनल्टी है मालिक। ओके, तो मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्चुअली आपको सबको समझ में आ रहा है मालिक। तो ऑल टुगेदर दिस पर्टिकुलर पेनल प्रोविजन, ओके, व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस पॉइंट, ओके, सो ऑल टुगेदर राइट नाउ आई एम डिस्कसिंग विद रिस्पेक्ट टू, ओके, सेक्शन 139 टू सेक्शन 146। इफ नॉट कंप्लाइड, अगेन आई एम टेलिंग यू, इफ नॉट कंप्लाइड इन दिस केस 139 टू 146, इफ नॉट कंप्लाइड, ओके, 147 विल बी द पेनल प्रोविजन फॉर कंपनी एज वेल एज ऑडिटर। कंपनी 147(1) में जाएगा, ऑडिटर 147 सबसेक्शन 2 से लेकर सबसेक्शन 4 में जाएगा। एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, जब मैं बोलता हूं एग्जांपल बोल रहा हूं, एक एग्जांपल समझ लीजिए। अगर ऑडिटर को निकाला जाता है, ओके, मैं कोई रीजन नहीं देता हूं निकालने का, आपको ऑलरेडी पता है स्पेशल नोटिस देनी जरूरी है ऑडिटर को, स्पेशल नोटिस के बाद उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना जरूरी है, ये सारी चीजें, ओके, जिसको भाई रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा, अपॉर्चुनिटी फेयरवेल वाला कॉन्सेप्ट मैंने समझाया था, सारी चीजें है, प्रोसीजर है। ओके, ऑडिटर को निकाला जा रहा है, ऑडिटर पूछ रहा है कारण बताइए मुझे निकालने का कारण क्या है। ऑडिटर को बोला जा रहा है हमारे पास कोई कारण नहीं है, बस मन नहीं कर रहा है तेरे को देखने का। ओके, अब ऑडिटर कोर्ट में जाता है और बोलता है, यहां के शेयर होल्डर बोलते हैं मेरे शक्ल उनको पसंद नहीं है इसलिए निकाला जा रहा है। ये तो गलत है ना, जब तक कोई रीजन नहीं है तब तक क्यों निकाल रहे हो। ओके, कोर्ट बोलेगी भाई ऑडिटर मुझे माफ कर दे। कोर्ट बोलेगी तू मेरे पास जब भी आ सकता है, ओनली इफ प्रोसीजर इज नॉट फॉलोड। रीजन इज नॉट अ क्राइटेरिया, रीजन कभी भी क्राइटेरिया नहीं होगा। कंपनी के शेयर होल्डर्स कभी भी डायरेक्टर को भी निकाल सकते हैं, ऑडिटर को भी निकाल सकते हैं। सीए फाइनल में जाके आप लॉ में यही पढ़ने वाले हो, सीए फाइनल के लॉ में डायरेक्टर को निकालने की प्रोविजन है, शेयर होल्डर के पास वो पावर है स्पेशल नोटिस के थ्रू, और डेफिनेटली वोटिंग राइट्स एंड अदर थिंग्स क्राइटेरिया आर देयर, वो निकाल सकते हैं, डायरेक्टर को भी निकाल सकते हैं और ऑडिटर को भी निकाल सकते हैं। मैं आपको समझा रहा हूं भाई, यार डायरेक्टर को निकाल भी दिया और डायरेक्टर कोर्ट में जाता है, बोलते हैं मेरे को बिना कारण के निकाला है। कोर्ट बोलेगी भाई दिमाग मत खराब कर, क्या प्रोसीजर सेक्शन ने बताया वो फॉलो किया था क्या 14 दिन की नोटिस दी गई थी? ओके, हाँ दी गई थी। क्या अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया गया था? हाँ दिया गया था। क्या तुमको भाई एजीएम मतलब जो भी जनरल मीटिंग हुई थी उसके अंदर खड़े रह के बात करने का मौका दिया था? बस बात खत्म, निकल जा, खत्म स्टोरी। आप रीजन के बेसिस में कोर्ट, अरे कोर्ट ये रीजन नहीं देख सकता रे, कोर्ट के पास इतना साइन नहीं है। कोर्ट क्या बोलेगा, कंपनी एक्ट ने क्या बोला है कि तेरे को निकालना है तो ये तरीके से निकाल सकते हैं। क्या ये तरीका फॉलो किया गया है? आंसर इज यस, निकालो, खत्म करो स्टोरी।
यानी whenever you go in a court, what is a basis by which we will debate? It is only the ground on which we can debate. It is not the reason. It will always be the procedure. Therefore, this penal provisions is there only for a procedure. It is nothing to do with a reason. आपका कारण क्या था, आप भूले क्यों है? ओके कोई लेना देना नहीं है मुझे, आप डिस्क्वालीफाइड सर, आपके पास शेयर होल्डिंग थे और फिर उसके बाद भी आपने कंपनी का एक्सेप्ट कर लिया एंगेजमेंट। भाई कोर्ट को कोई लेना देना नहीं है। यू आर डिस्क्वालीफाइड एज ए ऑडिटर। तुम्हारे रिलेटिव्स होल्ड कर सकते थे शेयर, तुम नहीं होल्ड कर सकते थे, तुमने नहीं होल्ड करना चाहिए था शेयर एज ए इंडिविजुअल। अरे सर मैं भूल गया था, मुझे मालूम नहीं था सर, मेरे दिमाग से निकल गया था कि वो शेयर मेरे पोर्टफोलियो में। वो लेना देना नहीं कोर्ट को। कोर्ट बोलेगा प्रोसीजर फॉलो किया गया, तू डिस्क्वालीफाइड है। सेक्शन बाई क्लियर कट सेक्शन 141 में क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन में बोला गया था, यू विल नॉट होल्ड द सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी, यू विल नॉट होल्ड द सिक्योरिटी ऑफ होल्डिंग कंपनी, यू विल नॉट होल्ड द सिक्योरिटी ऑफ सब्सिडरी कंपनी और सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी, व्हाटएवर इट मे बी। हमने मना किया था, तू होल्ड कैसे किया? गलती हो गई, कोई लेना देना नहीं है मुझे। ओके तेरे को निकलना मतलब निकलना है। प्रोसीजर अंडरस्टैंड दिस एंड आई डू थिंक, मतलब अभी आपको समझ में आ रहा है क्या मैं किस इंटेंस से ये बात कर रहा हूं, मेरा इंटेंस क्या है, मेरा कारण क्या है ये पॉइंट बताने का आपको। मैं कारण क्या, मैं क्या रखना चाहता हूं आपके सामने, मैं ये रखना चाहता हूं कि आप ये समझिए 147 इज मोर ऑफ प्रोसीजर फॉलो नहीं किया तो ये पॉइंट आएगा मालिक। ओके तो दिस इज मोर ऑफ प्रोसीजर, आई डू थिंक एवरीबडी क्लियर। ओके और 147(1) में जिम्मेदार कौन होगा? ओके कंपनी होगी। और 147 सबसेक्शन 2 से लेकर सबसेक्शन 4 तक कौन जिम्मेदार होगा? ऑडिटर जिम्मेदार होगा। और प्लीज डू अंडरस्टैंड ओके कैसे दिया हुआ है एक्ट का, मैं एकदम अच्छे से बता रहा हूं ताकि आपको क्लियर कट रहे और बहुत शांति से समझिए। ओके एक 10-15 मिनट में मेरा ये पॉइंट खत्म हो जाएगा, 15-20 मिनट में ये कॉन्सेप्ट खत्म करूंगा मैं। ओके प्लीज अंडरस्टैंड करिए, बहुत अच्छे से ये दिमाग में डालिए मालिक। ओके एकदम आराम से, बिकॉज ये चीज में से मुझे को कुछ और समझाना है। पनिशमेंट फॉर नॉन कंप्लायंस, एकदम आराम से देखिए, आराम से। सेक्शन 147, सबके आत्मा इधर, कोई भी आत्मा किधर जाते आता नहीं है। ओके पर पेन की आत्मा नहीं आ रही है साला। पनिशमेंट फॉर नॉन कंप्लायंस, सेक्शन 147 of Companies Act prescribes following punishment for the contravention. If any of the provision from section 139 to 146 both inclusive is contravened, the company shall be company ये subsection 1 है मालिक, ये subsection 1 है। Company shall be punishable with a fine which shall not be less than 25,000 but which may extend to 5 lakhs, and every officer of the company who is in default shall be punishable with imprisonment of a term which may extend to 1 year or a fine which shall not be less than 10,000 but which may extend to 1 lakh or both। यानी इसमें आप 5 स्लैब याद रखोगे। अगर कंपनी से गलती हुई, ये सारे सेक्शन में कौन से 139 से लेकर 146 के सेक्शन तक, अगर कंपनी से गलती हुई है तो सबसे पहले पॉइंट, कंपनी के पास जो लायबिलिटी आएगी, कंपनी के पास जो पेनल्टी आएगी वो होगी 25,000 से लेकर 5 लाख तक। और जो भी ऑफिसर इन डिफॉल्ट है, ऑफिसर इन डिफॉल्ट मतलब जो भी मैनेजिंग डायरेक्टर होगा जिससे ये गलती हुई है, या जो भी पोजीशन पे होगा, मैनेजर होगा, या जो भी मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर, जो भी बंदा होगा जो रिस्पॉन्सिबल होगा, ऑफिसर इन डिफॉल्ट होगा, वो बंदा ओके इंप्रिजनमेंट के लिए जा सकता है 1 साल तक, मैक्सिमम 1 साल तक। और उसको जो लायबिलिटी आएगी वो 10,000 से लेकर 1 लाख तक होगी, और दोनों हो सकती है। दिस इज समथिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। यानी आप समझना छोड़ो ओके ये सारे सेक्शंस का ध्यान कंपनी ने रखना बहुत जरूरी है। यानी कंपनी नीड टू एंश्योर कि भाई अपॉइंटमेंट बरोबर हुआ है कि नहीं, कंपनी नीड टू एंश्योर रिमूवल बरोबर हुआ है कि नहीं, कंपनी नीड टू एंश्योर क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन है कि नहीं, रेम्युनरेशन बरोबर गया है कि नहीं, पावर ड्यूटी को यूज किया है कि नहीं, सर्विसेज जो नहीं देनी चाहिए नहीं दिए, उसने ऑडिट रिपोर्ट साइन किया, उसने एजीएम अटेंड करने दिया उसको। ये सारी चीजें में अगर कंपनी ने प्रोसीजर कुछ फॉलो नहीं किए तो दिक्कत आ जाएगी मालिक, एंड दैट इज व्हाट वी हैव डिस्कस। तो ये पहला पॉइंट है कंपनी का। ओके सबसेक्शन 2 से मैंने क्या बताया था, ये किसके लिए है? ऑडिटर के लिए। लेकिन ऑडिटर के लिए कौन से सेक्शन एप्लीकेबल है ये देखिए। ओके इफ एन ऑडिटर ऑफ कंपनी कॉन्ट्रावेंस एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन, कौन से देखिए, नोट करिए, 139, 143, 144 एंड 145, बस ये 4 सेक्शंस। यानी ऑडिटर की जो पेनल्टी होगी ये 4 सेक्शन के रिलेटेड होगी, पहले ये दिमाग में डालिए। ओके ऑडिटर की जो पेनल्टी होगी वो 4 सेक्शन से होगी। कौन सी वो 4 सेक्शन है? पहला होगा 139, ये सेक्शन ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल रहेगा। दूसरा होगा 141, ओके दूसरा होगा 143, ओके 143, तीसरा होगा 144 एंड नेक्स्ट होगा 145। ओके ये 4 इसमें 139, 143, 144, 145, परफेक्ट। ओके 141 भी नहीं, यानी क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन किसको देखना था मालिक?
कंपनी को देखना था। क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन किसको देखना था? कंपनी को देखना था। ओके, ऑडिटर ने जो करना है वो ये कॉन्सेप्ट देखना है। ओके, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर 139, 143, 144, 145, ये चार चीजें अगर ऑडिटर से वायलेट हुई है, इसके कोई प्रोसीजर वायलेट हुए, यानी अपॉइंटमेंट जब किया था तो बोर्ड रिजोल्यूशन पास किया है कि नहीं किया है, ओके, मेंबर का रिजोल्यूशन पास किया है कि नहीं किया है, ये देखना। उसके बाद मेरी पावर्स एंड ड्यूटीज को यूज करना या उसको मिसयूज करना, व्हाटएवर इट में भी, सर्विसेज जो नहीं देनी है मैंने वो देनी नहीं चाहिए, और मैंने ऑडिट रिपोर्ट साइन करना है और मैंने नहीं किया, तो मेरी लाइबिलिटी 147 में आएगी मालिक, तभी मेरी लाइबिलिटी 147 में आएगी। ये चार सेक्शन के लिए आएगी। तो मेक श्योर ऑडिटर ऑफ ए कंपनी के लिए सिर्फ और सिर्फ ये चार सेक्शन के लिए लाइबिलिटी होगी। कंपनी का पूरा सारा सेट दिया है, कंपनी ने सब कुछ देखना है, ऑडिटर सिर्फ ये चार सेक्शन का ध्यान रखेगा। 139, 143, 144, 145, 139, 143, 144, 145, दैट्स इट। द ऑडिटर शैल बी पनिशेबल विद ए फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 25,000 बट एक्सटेंड टू 5 lakhs, यानी ऊपर जैसा ही। और एक एडिशनल पॉइंट है, 4 times द रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर विच एवर इज लेस, यानी उसकी अमाउंट क्या क्या डिफाइन की गई है आप देखिए मालिक। ओके, क्या क्या डिफाइन किया हुआ है। ओके, या तो 25,000 नहीं तो 1 लाख, 5 लाख नहीं तो 4 times द रेम्यूनरेशन, जो उसको रेम्यूनरेशन मिला होगा, विच एवर इज द लेस, जो सबसे कम रहेगा वो उसको पेनल्टी चार्ज की जाएगी। ओके, लेकिन यहां पर और एक चीज दिया है, अगर ऑडिटर, इफ इट मे बी नोटेड दैट इफ ऑडिटर हैज कॉन्ट्रावेंट द प्रोविजन नोइंगली और विलफुली, अगर नोइंगली और विलफुली यानी इंटेंशनली कर रहा है, विद द इंटेंशन टू डिसीव द कंपनी एंड शेयर होल्डर और क्रेडिटर, ओके, मां कसम, ओके, ही विल बी इम्प्रिजनमेंट आ जाएगा मालिक 1 year एंड फाइन विल नॉट बी लेस देन 50,000 एंड 25 lakhs और 8 times, मां कसम। अगर गलती से हुआ रहेगा तो भाई वहां पर वायलेट हुआ ना, बस खत्म। रीजन में मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, वायलेट हुआ, ओके, खत्म। तो सबसे पहले पेनल प्रोविजन कितना होगा? ऊपर वाला, ओके, 25,000 से लेकर 5 लाख तक, ओके, 25,000 से 5 लाख, 25,000 से 5 लाख और 4 times द रेम्यूनरेशन विच एवर इज लोअर, ये खत्म करो। दूसरा सिनेरियो, ओके, अगर मालूम पड़ा ये इंटेंशनली तूने किया है, रीजन मेरे को मालूम पड़ रहा है तूने इंटेंशनली किया है, तो यहां पर तेरी अमाउंट की लग गई 50,000 से 25 लाख तक या 8 times द रेम्यूनरेशन, और उसमें साल में 1 साल की सजा भी, जेल जा सकता है। उसमें और लाइबिलिटी क्या है? वेयर ऑडिटर हैज बीन कन्विक्टेड अंडर सबसेक्शन 2, यानी इसके पिछले वाले सबसेक्शन में कन्विक्ट हुआ है, विलफुली ही शैल बी लायबल टू, यानी अगर उसमें मालूम पड़ गया कि भाई हाँ ओके ये गड़बड़ की है, ही विल रिफंड द रेम्यूनरेशन टू हिम टू कंपनी, यानी कंपनी को पूरा पैसा वापस लौटाएगा, एंड पे फॉर डैमेजेस टू द कंपनी, स्टैट्यूटरी बॉडी, अथॉरिटीज और टू मेंबर्स और क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। मां कसम, स्टैट्यूटरी बॉडीज को पैसा देगा, डैमेजेस के अथॉरिटीज को देगा, मेंबर्स को देगा, क्रेडिटर्स को देगा, यानी कंपनी अगर नुकसान में चली गई या कुछ लॉस हो गया, कुछ प्रॉब्लम्स हो गई, ओके, मां कसम ये सबके लॉस, सारी चीज के लिए, मतलब कितनी बड़ी लाइबिलिटी है मालिक। यानी दिस लाइबिलिटी इज अबाउ देन सेकंड सबसेक्शन 2 से लाइबिलिटी, यानी खाली उसको पहली वाली लाइबिलिटी नहीं है, दूसरी भी लाइबिलिटी, उसको रिफंड भी करना पड़ेगा। तो सर ऊपर वाला पैसा वो किसको देता है? वो ऊपर वाला पैसा एनसीए को देता है भाई। ऊपर वाला पैसा एनसीएलटी को जाएगा, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, वो उधर जाएगा पैसा, ये सबसेक्शन 2 का पैसा उधर जाएगा, और ये वाला पैसा उसको रिटर्न करना होगा डैमेजेस के फॉर्म में। उसको 2 चीज रिटर्न करनी होगी, रेम्यूनरेशन और डैमेजेस। यानी कोई क्रेडिटर आके बोलेगा तेरी वजह से मैंने इस कंपनी को क्रेडिट पे दिया और कंपनी से नुकसान हुआ, अरे भाई तेरे को नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी अगर ये तेरे को ये सेकंड में तू लायबल हुआ तो मालिक, बहुत बड़ा इंपैक्ट। ओके, एंड और आगे बहुत तोड़ कॉन्सेप्ट है, 2 कॉन्सेप्ट और कवर है, देख लीजिए मालिक। सबसेक्शन 4 तक है, मैंने बताया ना ऑडिटर का। द सेंट्रल गवर्नमेंट शेल बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई एनी स्टैट्यूटरी बॉडी और अथॉरिटी ऑफ ऑफिसर एंश्योरिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट ऑफ डैमेजेस टू द कंपनी और द पर्सन अंडर क्लॉज 2 ऑफ सबसेक्शन 3, यानी सबसेक्शन 3 का जो भी वो आएगा, एंड सच बॉडी आफ्टर पेमेंट ऑफ डैमेजेस ऑफ सच कंपनी और फाइल अ रिपोर्ट विद सीजी इन रिस्पेक्ट ऑफ मेकिंग सच डैमेज इन मैनर स्पेसिफाइड इन द सेड नोटिफिकेशन। यानी क्या है ये सेकंड का जो अपन बात कर रहे हैं, ये वाला ओके, ये मालिक, ये जो रेम्यूनरेशन कंपनी को रिटर्न देना है और डैमेजेस देना है, इसमें देरी नहीं होनी चाहिए। इसीलिए और एक सेक्शन दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट किसी स्टैट्यूटरी बॉडी को कर सकता है कलेक्टिव एजेंट करके, तो कलेक्ट कर, रिकवरी कर इससे, साला ये सीए देगा नहीं पैसे। इसीलिए तुम इमेजिन करो कितना ध्यान रखना पड़ेगा एज ए ऑडिटर तुम्हें।
इट विल बी एन अटमोस्ट टीडियस टास्क, टीडियस मतलब एकदम तोड़ टास्क रहेगा मालिक। एंड विथ रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट यहां पर और एक दिया है। अब ये भी एक बेसिक सिनेरियो है कि पीडब्ल्यूसी का अगर आपने सुना होगा पीडब्ल्यूसी में इश्यूज हुए थे, तो क्या पूरा पीडब्ल्यूसी लायबल होगा? नहीं, उसका जो पार्टनर, जो साइनिंग पार्टनर है और वो है, ओके हाँ डेफिनेटली लायबिलिटी फर्म पे आएगी, लेकिन इंप्रिजनमेंट थोड़ा ना फर्म को होगा। तो उसमें साइनिंग पार्टनर अंदर थिंग्स है, उसको डिफाइन किया हुआ है। When in case of audit of company being conducted by an audit firm, it is proved that partner or partners of audit firm has acted in fraudulent manner, abetted or collaborated by fraud in relation to the company or its director, officer, whether civil or criminal provided by act, जो भी है वो ऐसे एक्ट काम किए, shall मतलब for such act shall be partner and partners concerned of audit firm will be jointly and severally, जो जो partner and partners liable थे पूरे के पूरे jointly और severally liable रहेंगे। It may be noted that in case of criminal liability of the audit firm in respect of liability other than fine, the concerned partners who acted in fraudulent manner, okay, shall be only liable. क्रिमिनल लाइबिलिटी रहेगी, यानी यार जेल में जाने की, जेल में कौन जाएगा? फर्म थोड़ी ना जेल में जाएगी, तो जिसने ये एक्ट किया है वही लायबल होगा। दैट्स इट, दिस इज विथ योर कंपनी ऑडिट सिलेबस। तो सेक्शन 147 मेरे ख्याल से क्लियर है, सेक्शन 147 को क्लियर। हाँ, इसमें एक पॉइंट आई मिस्ड आउट, 147। तो सर 147 कौन से सेक्शन से के थ्रू एप्लीकेबल है? 147 कौन से सेक्शन के थ्रू एप्लीकेबल है मालिक? ओके 147 अगर आप देखोगे तो ये सिर्फ ये सेक्शन के उसमें एप्लीकेबल है मालिक, ये समझा? यानी 147 स्पेसिफिकली, ओके स्पेसिफिक 147 स्पेसिफिकली ये सब सेक्शन के बारे में बता रहा है, जो ऊपर लिखे हुए सेक्शन है ये सब सेक्शन के बारे में बता रहा है। 148 जो कॉस्ट ऑडिट का था, 148 बोलता है कि अगर 148 के सेक्शन के रूल्स जो अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़े कॉस्ट ऑडिट के, वो कंप्लाई नहीं किए तो 147 के हिसाब से पेनल्टी आएगी। यानी याद रखना 147 में 148 का जिक्र नहीं है, 148 में 147 का रेफरेंस है। ओके अगर तो ये देखोगे तो लास्ट लाइन यही है, पेनल प्रोविजन इन केस ऑफ डिफॉल्ट फॉर कॉस्ट ऑडिटर। अगर ये देखोगे तो इसमें ओके इफ डिफॉल्ट इज मेड इन कंप्लाइंग एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन, यानी 148 केस में द कंपनी एंड एवरी ऑफिसर ऑफ कंपनी विल बी डिफॉल्ट इन पनिशेबल बाय इन मैनर ऑफ सेक्शन 147 सबसेक्शन 1 एंड ऑडिटर विल बी लायबल अंडर 147 2 and 4 2 to 4। मालिक समझ में आया? यानी 147 में 148 का जिक्र है ही नहीं, 148 में बताया गया कि अगर कुछ भी इश्यूज आए तो 147 के जो पेनल्टी होगी वही 148 पे एप्लीकेबल होगी। दैट्स इट, ये कॉन्सेप्ट है, आपके लिए ध्यान रखना जरूरी है। दिस इज योर पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ कंपनी ऑडिट। और यहां पर मैं बोल सकता हूं कि कंपनी ऑडिट का स्ट्रक्चर खत्म हो गया। तो इसके थ्रू अगर अपन देखा जाए तो अब कंपनी ऑडिट में आप मास्टर हो, कंपनी ऑडिट के ऊपर तोड़ क्वेश्चन आएंगे, ये तो क्लियर है। एंड आई विल एंश्योर, मतलब मैं अभी राइट नाउ वंस आवर लेक्चर्स विल बी कंप्लीटेड, मैं अभी हाल फिलहाल में थोड़े से मेरे दूसरे और 2-3 अमेंडमेंट रिकॉर्डिंग बाकी है, एक बार वो खत्म हो जाए उसके बाद मैं एक कंपनी ऑडिट के प्योरली मल्टीपल क्वेश्चंस लेके ओके एक छोटी सी रिकॉर्डिंग और करूंगा। ओके बट आई एम नॉट, आई एम टेलिंग यू आई एम नॉट इमीडिएटली आई विल बी डूइंग, यानी अभी ये वीक में तो मेरा ये खत्म होना ही है। ओके ये वाला पोर्शन ये एंड करूंगा, लेकिन कंपनी ऑडिट के खासकर क्वेश्चंस यानी क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन वाले क्वेश्चंस है, तो मेरे दिमाग में है कि एक वीडियो मैं बनाऊंगा उसके ऊपर। ओके एक एडिशनल वीडियोस बनाऊंगा और वो वीडियो अपन प्रोबेबली मतलब बाय सितंबर एंड, मतलब कभी खाली रिवीजन के लिए जब भी आपका पढ़ के हो जाए तो सितंबर कभी भी मतलब बीच में भी मूड आ गया तो उस दिन बना दूंगा, या सितंबर एंड के मतलब सितंबर एंड होने के पहले बना दूंगा। वो एडिशनल वीडियो रहेगा, जो एडिशनल क्वेश्चन रहेंगे वो सर क्वेश्चन कहां से लूंगा मैं? आरटीपीज, एमटीपीज, वो सारे क्वेश्चन उठाऊंगा मैं। ओके और वो सारे क्वेश्चन का कंपाइल करेंगे, लेकिन खाली कंपनी ऑडिट का, वो कंपनी ऑडिट का, वो उसमें सब कुछ कंपनी ऑडिट का कवर करेंगे मालिक। बाकी तो एमसीक्यू एंड अदर थिंग्स है, आपको मैंने वो शीट्स भेजी हुई है, शीट्स अपडेट करिए, देखिए। इवन टेक्स्ट बुक अगर आपके पास आई होगी, टेक्स्ट बुक के अंदर भी बैकएंड पे आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप वो सॉल्व कीजिए और उसमें सब रीजनिंग सब दिया हुआ है मालिक। तो कहीं पर कुछ समझ में नहीं आया तो मेरे को मैसेज कीजिए, बिकॉज आई डू थिंक मैंने बहुत डिटेल्ड में समझाया, बहुत कॉन्सेप्चुअली सारी चीजें लिंक करके समझाया हुआ है। ऐसा नहीं है कि आपको मालूम ही नहीं पड़ रहा है ये क्यों हो रहा है या ये क्यों होना चाहिए। तो इट में हैपन, एक हाथ 2 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकते हैं आपके लिए। ओके तो मेरे को मैसेज कीजिए मालिक। राइट नाउ ये मैं लेक्चर को यहां पर मैं बंद कर दे रहा हूं। ओके ये लेक्चर को मैं स्टॉप कर दे रहा हूं और मैं अभी नेक्स्ट लेक्चर को मैं अपडेट लेटर ऑन करता हूं मालिक। ओके तो थैंक यू, टेक केयर मालिक, एंजॉय।